हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्विक रिवीजन वन शॉट के अंदर प्योर NCERT बेस्ड। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताता रहूँगा कि किस लाइन से किस ईयर में कहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहाँ से ज़्यादा बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये चैप्टर आता है हमारे यूनिट 8 के अंदर बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर। इस यूनिट में 3 चैप्टर आते हैं। पहला होता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, फिर है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड आता है फिर उसके बाद में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो हर एक यूनिट के बाद में आपको पता है कि एक साइंटिस्ट के बारे में एक पैराग्राफ वगैरह कुछ दिया होता है, थोड़ा सा इंट्रो दिया होता है। तो वो यहाँ पर दिया हुआ है MS स्वामीनाथन। वैसे ये जो साइंटिस्ट है वो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 से लिंक करते हैं, बट हम इसको जरूर रीड करेंगे एक बार जल्दी से, ताकि यहाँ से भी कई बार नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 बार आ चुके हैं इस टाइप के जो साइंटिस्ट दिए हुए हैं अलग अलग यूनिट में, वहां से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंटिस्ट जो दिए हुए हैं उनका नाम है MS स्वामीनाथन। अब देखिए इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था अगस्त 1925 को तमिलनाडु के अंदर, और यहाँ पर इन्होंने जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट की थी बॉटनी की। कहाँ से? मद्रास यूनिवर्सिटी से। बॉटनी के अंदर इन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की थी मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर उसके बाद में वो अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज थे, यानी जहाँ पर अलग अलग इंडिया में और अब्रॉड के अंदर वो पढ़ते रहे, और उन्होंने अपनी एक्सपर्टाइज जो है वो डेवलप की किसके अंदर? जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। यानी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के अंदर अपनी एक्सपर्टीज इन्होंने डेवलप की अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर, चाहे वो इंडिया हो चाहे अब्रॉड जाकर हो। उसके बाद में क्या हुआ, जो हमारा IARI है यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर साइटोजेनेटिक्स एंड रेडिएशन रिसर्च एस्टेब्लिश हुआ। उसके अंदर क्या एस्टेब्लिश हुआ? IARI के अंदर साइटोजेनेटिक्स एंड रेडिएशन रिसर्च जो था वो एक डेवलप हुई ब्रांच अलग से, किसके अंदर? IARI के अंदर। उससे स्वामीनाथन ने क्या किया, वहां पर डेवलप किया शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ राइस। राइस की जो हाई यील्डिंग शॉर्ट ड्यूरेशन की जो वेराइटीज थी वो डेवलप की थी, जिसको बोलते हैं बासमती। क्लियर है? ये कंसेप्ट आपको पूछा जा सकता है कि ये किस साइंटिस्ट ने की थी, तो आपको पता होना चाहिए MS स्वामीनाथन से। इसके अलावा जो है इन्होंने कंसेप्ट ऑफ क्रॉप कैफेटेरिया जो है वो भी डेवलप किया। यानी यहाँ पर इस टाइप सा की कंसेप्ट था ये कि क्रॉप कैफेटेरिया, क्रॉप शेड्यूलिंग होना चाहिए, जेनेटिकली इंप्रूविंग एंड यील्डिंग एंड क्वालिटी वगैरह पे ध्यान देना चाहिए। इनके कंसेप्ट भी डेवलप किए किसने? MS स्वामीनाथन ने। अब MS स्वामीनाथन ने इनिशिएट किया किसके साथ में? नॉर्मन बोरलैग, जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन को इनिशिएट करने वाले एक साइंटिस्ट थे, उनके साथ में मिलकर इन्होंने भी बहुत सारी चीजें जो थी उसके अंदर अपना योगदान दिया। किसके अंदर? ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर। इन्होंने इंट्रोड्यूस की मैक्सिकन वेराइटीज ऑफ व्हीट इन इंडिया। जो मैक्सिकन वेराइटीज थी व्हीट की, उसको इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, किसके द्वारा? MS स्वामीनाथन के द्वारा। उसके बाद में यहाँ पर एक और चीज इन्होंने जो है वो लैब टू लैंड फूड सिक्योरिटी एंड फॉर सेवरल अदर एनवायरमेंटल प्रोग्राम के लिए उन्होंने एक और चीज इनिशिएट की, जिसको बोलते थे लैब टू लैंड, जहाँ पे फूड सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए था। इनको बहुत सारे अवार्ड मिले, जिसमें से एक है पद्म भूषण, और भी अलग अलग इनको प्रेस्टीजियस अवार्ड वगैरह जो है वो इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलते रहे हैं। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। नीट के अंदर अगर मैं वेटेज की बात करूं तो 2 to 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाते हैं। टॉपिक है इसमें सबसे पहले कॉमन डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर एंड ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये बोला गया है कि पहले के टाइम पे क्या होता था, ये बोला जाता था कि जो बॉडी होती है और माइंड होता है वहां पर कुछ बैलेंस होते हैं, सर्टन ह्यूमर्स यानी कुछ एक फ्लूइड होते हैं जो बॉडी के अंदर जो होते हैं, उनका अगर बैलेंस है तभी जो वो हेल्दी रहता है, और अगर उनका बैलेंस नहीं होता है तो वो अनहेल्दी हो जाता है। इसमें बोला गया दिस इज व्हाट अर्ली ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम, ये आज भी ये मानते हैं चीजें कि हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं वो कुछ जैसे फ्लूइड वगैरह जैसे बोलते हैं ना, ये पित्त वो पित्त, तो उस टाइप के जो होते हैं उन चीजों का बैलेंस होता है। क्लियर है? इट वॉज थॉट दैट द पर्सन विद द ब्लैक बाइल, ये बोला जाता था कि जो जिसको ब्लैक बाइल हो चुका है वो उसकी हॉट पर्सनैलिटी और उसको फीवर हो जाएगा, यानी ब्लैक बाइल वाले पर्सन को फीवर होता है। ये बहुत टाइम तक यही चलता रहा। बाद में ब्लड सर्कुलेशन, कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट करता है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो किसने डिस्कवरी की थी? वो की थी विलियम हार्वे ने। तो विलियम हार्वे ने क्या किया, उसके बाद में ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा ये बताया कि किसी को अगर ब्लैक बाइल है तो उसका भी जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल रह सकता है थर्मोमीटर से उस यूज करके, और उसका जो जिसको ब्लैक बाइल था उसका बॉडी टेम्परेचर जब नापा गया तो उसको कोई फीवर नहीं था, उसका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था।
तो ये कहना कि यहाँ पर जिसको ब्लैक बाइल है उसको ही केवल फीवर होता है, तो ये चीज़ें यहाँ से डिसअप्रूव हो गई थी। डिसअप्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ जो है वो किसने किया, विलियम हार्वे ने, थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। उसके बाद में यहाँ पर ये लिखा है कि बायोलॉजी बाद में पता चला कि माइंड जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू हमारे इम्यून सिस्टम को। यानी जो हमारा माइंड होता है वो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू जो हमारे इम्यून सिस्टम को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मेंटेन करता है हमारी हेल्थ को, और यहाँ पर जो हमारा माइंड है या फिर जो मेंटल स्टेट है उससे हमारी हेल्थ अफेक्ट भी हो सकती है। क्लियर है। अब यहाँ पर हेल्थ जो होती है वो किस टाइप से अफेक्ट हो सकती है, उसके मेन 3 रीजन दिए गए। देखिए हेल्थ इज अफेक्टेड बाय मेनली 3 रीजन है। पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब वो डेफिशिएंसी जिसके द्वारा एक चिल्ड्रन जो होता है वो बोर्न ही होता है किसी डेफिशिएंसी या डिफेक्ट से, क्योंकि जो ये इनहेरिटेड हुई है उसके पेरेंट्स से उसको। क्लियर है। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है जिसके द्वारा जो है वो बेबी स्टार्टिंग में उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है। सेकंड रीजन हो सकता है इन्फेक्शन, मतलब जो डिजीज वगैरह वो इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड हो गई है तो उसकी वजह से हो सकता है। थर्ड हो सकता है लाइफस्टाइल, जो हम फूड वगैरह या वाटर वगैरह हम लेते हैं, रेस्ट और एक्सरसाइज वगैरह हम करते हैं, या हमारे अंदर जो हैबिट्स वगैरह होती है, तो उस वजह से जो है वो हमारी लाइफस्टाइल से भी होकर प्रभावित हमारी जो हेल्थ है वो अफेक्ट हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर हेल्थ का सिंपल मतलब ये नहीं होता है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज, मतलब अगर किसी को डिजीज नहीं है तो वो हेल्दी है, जी नहीं। अकॉर्डिंग टू WHO यहाँ पर देखिए क्या होती है डेफिनेशन, इट कुड बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी केवल फिजिकली नहीं मेंटली भी और सोशली भी अगर कोई वेलबींग है तभी हम ये कह सकते हैं कि वो एक पर्सन जो वो क्या है, हेल्दी है। और जब पीपल जब हेल्दी रहते हैं तो वो मोर एफिशिएंट होते हैं वर्क पे, मतलब उनका काम भी अच्छा हो पाता है। अगर आपका मूड अच्छा है, आप बहुत अच्छे से मूड से हो, सब कुछ चीज़ें सही चल रही है, तो अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आपका माइंड वहाँ पर भी अच्छा चलेगा। इसका मतलब है जब पीपल हेल्दी होते हैं तो वहाँ पर मोर एफिशिएंसी निकल कर आती है वर्क के अंदर, और उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ जाती है। इसके अलावा जो हेल्थ होती है उसकी वजह से लॉन्गेटिविटी और किसी भी पीपल या पर्सन की बढ़ती है, और यहाँ पर जो इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम होता है अगर पर्सन हेल्दी होते हैं तो। अब हम कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, तो बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन और रेगुलर एक्सरसाइज अगर करते हैं तो यहाँ पर अपने गुड हेल्थ को हम मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा योगा होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो भी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बनाए रखने में बहुत हेल्प कर सकता है योगा वगैरह। क्लियर है। इसके अलावा जो भी डिजीज वगैरह हो सकती है या फिर उन किसी डिजीज का अफेक्ट क्या होगा हमारी बॉडी फंक्शन पे, इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। इसके अलावा वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन के लिए भी हमारे पास अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर कोई इन्फेक्टियस डिजीज हो जाती है या फिर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट या फिर कंट्रोल ऑफ फैक्टर वगैरह, मेंटेन ऑफ हाइजीन वगैरह हम कैसे कर पाएंगे, इस चीज़ के बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी जो है वो गुड हेल्थ मेंटेन हो सकती है। ये चीज़ क्लियर हो गया। ओके, अब बात करते हैं व्हाट इज डिजीज। अब डिजीज में क्या होता है, या तो कोई ऑर्गन या मोर देन वन ऑर्गन जो होते हैं वो अगर एडवर्सली अफेक्ट हो जाए तो वहां पर कुछ एक चीज़ों का अपीयरेंस आता है, कुछ साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं वो अपीयर होते हैं। जब वो चीज़ें अपीयर होती है तो हम कहते हैं हेल्दी नहीं है, इसका मतलब हमें क्या हो चुका है, डिजीज हो चुका है। अगर कोई भी हमारी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन या फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम वगैरह जो हैं वो एडवर्सली अफेक्ट हो जाए, मतलब अपना फंक्शन सही से नहीं कर पाए, तो कुछ सिम्टम आते हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि हमें डिजीज हो चुकी है, हम हेल्दी नहीं है। अब डिजीज को ब्रॉडली 2 टाइप में डिवाइड किया गया, इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस डिजीज वो होती है जो इजिली ट्रांसमिटेड हो जाती है वन पर्सन टू अनदर। इसमें एक बहुत ही कॉमन है आपका कॉमन कोल्ड, जो आपको कभी ना कभी हुआ होगा। इसके अलावा जो एड्स है वो भी एक आपकी इन्फेक्टियस डिजीज के अंदर आती है और वो एक काफ़ी फैटल है। क्लियर है। अब आप कहोगे जो आपकी नॉन इन्फेक्टियस डिजीज कौन सी होती है, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो नहीं जाती है। क्लियर है। बट इसमें जो कैंसर होती है वो भी एक नॉन इन्फेक्टियस डिजीज है और वो मेजर कोज है डेथ का। ये चीज क्लियर हो गई। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन डिजीज इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, कैसे कैसे हो सकती है। अब इससे पहले देखिए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज वगैरह होते हैं। उनमें से कुछ एक ग्रुप होते हैं जो कि डिजीज कोज करते हैं, उनको बोलते हैं हम पैथोजन। वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, प्रोटोजन हो सकते हैं, हेलमिंथीज हो सकते हैं, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। हम यहाँ पर पढ़ेंगे, पहले बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ेंगे, वायरस के बारे में भी पढ़ेंगे, प्रोटोजन के बारे में भी पढ़ेंगे, हेलमिंथीज और फंजाई के बारे में भी पढ़ेंगे एक एक करके। तो इस टाइप के जो डिजीज कोज करते हैं ऑर्गेनिज्म उनको बोलते हैं पैथोजन। अब ज्यादातर जो पैरासाइट होते हैं वो भी आपके पैथोजन आते हैं, क्योंकि वो होस्ट को क्या करते हैं, हार्म करते हैं, चाहे वो इन और आउट, चाहे वो एंडो पैरासाइट हो, चाहे वो एक्सो पैरासाइट हो, एक्टो पैरासाइट हो, कोई भी पैरासाइट हो, वो भी आपके क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं हेल्थ को, होस्ट की हेल्थ को, और वो भी किसके अंदर आ सकते हैं, पैथोजन के अंदर आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है।
अब देखिए द पैथोजन कैन एंटर ओवर बॉडी बाय वेरियस मीन, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा पैथोजन जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, फिर वो मल्टीप्लाई करता है और हमारे नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज होती है उसके अंदर इंटरफेयर करता है और फिर वहां पे मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज कर देता है, जिसके द्वारा हमें डिजीज हो सकती है। लिखा है पैथोजन हैव टू अडेप्ट लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। अब जो पैथोजन होते हैं, जो पैरासाइट होते हैं, वो अपने लाइफ को अडेप्ट उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं ताकि वो वहां पर रह पाए। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दिया गया, द पैथोजन दैट एंटर द गट, जो भी पैथोजन जो डिजीज कोज करता है, अब वो जो गट में जाता है तो उसको पता है कि जो स्टोमक के अंदर जो लो पीएच है और बहुत सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उनसे कैसे रजिस्ट करना है, कैसे बचना है, तो वो भी अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेता है। क्लियर है। ए फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पैथोजन ऑर्गेनिज्म आर डिस्कस विद द डिजीज कोज। तो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कौन कौन से डिजीज कर सकते हैं। सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज पढ़ेंगे, देन वायरस, देन हम पढ़ेंगे प्रोटोजोअन और उसके बाद में हेलमिंथीज एंड देन हम लास्ट में देखेंगे फंजाई डिजीज। क्लियर हो गया। ओके, सबसे पहले बैक्टीरियल में बात करते हैं। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, पहली डिजीज। क्यों? क्योंकि 2010 में, 11 में, 12 में, 19 में और नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। अब यहीं से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ओके, सबसे पहला बैक्टीरिया दिया हुआ है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। ये क्या करता है? टाइफाइड करता है, फीवर इन द ह्यूमन बीइंग। ये चीज क्लियर हो गई। ओके, अब ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर कैसे करता है? एंटर करता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द फूड या फिर वाटर, जो भी कंटेमिनेटेड यानी जिस वो फूड या वाटर के अंदर ये ऑलरेडी बैक्टीरिया, अगर वो हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा और वहां पर वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। उसके बाद में वहां पर वो जो है वो अदर ऑर्गन के अंदर जाएगा, ऑर्गन थ्रू द ब्लड, और ब्लड के थ्रू होता हुआ वो अलग अलग बॉडी पार्ट के अंदर चला जाएगा। कौन? साल्मोनेला टाइफी। तो अब इसके सिम्टम क्या है? अगर ये हमारी बॉडी के अंदर आ चुका है, टाइफाइड हमें हो चुका है, तो इसके कुछ टाइम बाद हमें सिम्टम हो जाएंगे। सस्टेन हाई फीवर, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, बहुत हाई फीवर हमें होगा। वीकनेस होगी, स्टोमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख वगैरह भी नहीं लगेगी। ये कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं किसके? टाइफाइड के। अच्छे से हर एक चीज को याद रखना है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सर्व केसेस, ऐसा भी हो सकता है इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाए और हमारी डेथ भी हो सकती है कुछ एक केसेस में, हर एक में नहीं होती है, बस कुछ एक अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए तो हो सकती है। अब टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आया है कि इसके लिए कौन सा टेस्ट है, किसके टेस्ट के द्वारा ये कंफर्म किया जाता है, तो वो है वाइडल टेस्ट। यानी टाइफाइड के लिए जो हमें कंफर्म करना है तो उसके लिए टेस्ट करवाना पड़ता है, वो है वाइडल। सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक क्लासिकल एग्जाम्पल दिया है, एक लेडी थी जिसका नाम था मैरी मेलून, उसको टाइफाइड मैरी भी बोलते थे। क्यों? क्योंकि इसको था टाइफाइड और यहाँ पर जब भी वो एक कुक थी बाय प्रोफेशन, मतलब वो खाना बनाती थी, कोई रेस्टोरेंट वगैरह ओपन कर रखा होगा, तो वहां पर जब भी वो खाना बनाती थी तो वहां पर वो क्या कर देती थी? टाइफाइड को स्प्रेड कर देती थी फॉर सेवरल ईयर, बहुत सालों तक वो जो भी फूड बनाती थी उसके थ्रू जो वो क्या करती रहती थी? टाइफाइड को स्प्रेड करती रहती थी, क्योंकि बैक्टीरिया हाथों के थ्रू वगैरह कुछ भी जो है वो फूड के अंदर चले जाते थे। ओके, ये होती है हमारी पहली डिजीज जो थी टाइफाइड। सेकंड डिजीज जो बैक्टीरिया के द्वारा हो सकती है, ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 4 लाइन। क्योंकि यहाँ से AIPMT 2011 में, 12 में, नीट 2020 और नीट 2021 में क्वेश्चन आ चुके हैं। सेकेंड डिजीज है जो बैक्टीरिया से होती है, वो हमारी न्यूमोनिया। अब 2 बैक्टीरिया दिए हुए हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या फिर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दोनों के द्वारा हो सकती है न्यूमोनिया। दोनों याद रखनी है, या तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या फिर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा क्या हो सकती है? न्यूमोनिया हो सकती है। और ये क्या इन्फेक्ट करता है? ये करता है एल्वियोलाई को। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्वियोलाई किसके अंदर होती है? लंग्स के अंदर होती है। इसका मतलब जो न्यूमोनिया होता है उसमें क्या अफेक्ट होते हैं? लंग्स अफेक्ट होते हैं। ये इसकी वजह से होता क्या है? ए रिजल्ट वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है एल्वियोलाई के अंदर और वहां पर जो है वो फ्लूइड जो होता है वो फील्ड हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी रेस्पिरेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है। अब इसके भी कुछ सिम्टम होंगे न्यूमोनिया के, बिल्कुल है। यहाँ पर फीवर, चिल्स, कफ और हेडेक वगैरह जो होते हैं वो न्यूमोनिया के सिम्टम होते हैं। कुछ एक केसेस में क्या होता है? लिप्स एंड फिंगर नेल जो होते हैं वो भी ब्लूइश हो जाते हैं कलर के अंदर। अब आप कहोगे कि एक हेल्दी पर्सन है उसको न्यूमोनिया कैसे हो सकता है? तो वो इन्फेक्शन बाय द इनहेलिंग द ड्रॉपलेट एरोसोल रिलीज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन, यानी इन्फेक्टेड पर्सन अगर कहीं खांस रहा है, छींक रहा है, कुछ भी हवा के थ्रू या फिर उसको टच करने के थ्रू जो है वो आपके बैक्टीरिया आपके पास आ सकते हैं, वो आपको न्यूमोनिया हो सकता है। इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस यूटेंसिल विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, ऐसे भी क्या हो सकता है? न्यूमोनिया हो सकता है किसी भी एक नॉर्मल पर्सन को। ये 2 डिजीज थी, एक न्यूमोनिया था और एक हमारा टाइफाइड था। इसके अलावा डिसेंट्री, प्लेग एंड डायप्थीरिया,
ये भी आपके क्या है, बैक्टीरियल डिजीज हैं, अदर बैक्टीरियल डिजीज इन द मेन। तो हमने टोटल 5 है, यहाँ पर 2 तो डिटेल में दिए गए, डिसेंट्री, प्लेग और डायप्थीरिया वगैरह जो है वो डिटेल में नहीं दी गई। यहाँ से आपका 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। बट याद रखें कि आपका जो मोनेरा किंगडम है वहाँ पर भी 4 डिजीज दी गई है, क्लोरेला वगैरह, तो वो भी आपको याद रखनी है वहाँ पर भी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरस डिजीज। यहाँ तक हमारी जो है वो बैक्टीरियल डिजीज कंप्लीट होती है, देन हमारी स्टार्ट होती है वायरस डिजीज। वायरस डिजीज में सबसे मेन आता है आपका राइनो वायरस। नाम याद रखना है, राइनो वायरस। ये एक ग्रुप है वायरस का जो कोज करता है कौन, कॉमन कोल्ड को। ये कभी ना कभी किसी ना किसी व्यक्ति को हुआ होगा। और यहाँ से AIPMT 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये जो कॉमन कोल्ड के अंदर ये जो राइनो वायरस जो करता है वो इन्फेक्ट करता है नोज एंड रेस्पिरेटरी बट नोट द लंग्स। अब याद रहे, न्यूमोनिया में तो लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं, बट कॉमन कोल्ड के अंदर लंग्स इन्फेक्टेड नहीं होते, केवल नोज और जो रेस्पिरेटरी पैसेज जो है केवल वही इन्फेक्ट होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉर्नेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस वगैरह जो होते हैं वो सिम्टम आते हैं जो 3 to 7 डेज तक आपके रहते हैं। अब ये कैसे इन्फेक्ट हो सकता है, मतलब एक नॉर्मल पर्सन को कैसे ये हो सकता है, तो ये सेम जैसे न्यूमोनिया होता था। इन्फेक्टेड पर्सन आइदर थ्रू इनहेल डायरेक्टली और ट्रांसमिट थ्रू द कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट सच एज पेन, बुक्स, कप्स वगैरह, कुछ भी चीज़ें टच करोगे इन्फेक्टेड पर्सन का तो भी यहाँ पर आपका कॉमन कोल्ड हो सकता है। तो ये वायरस के बारे में केवल एक ही डिजीज यहाँ पर दी गई है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मलेरिया। और जो डिजीज दी गई है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, जहाँ पे वायरस, वायरोइड एंड लाइकन के बारे में बताया गया, वहाँ पर वायरस से रिलेटेड कई डिजीज दी गई है, मम्प्स वगैरह, स्मॉल पॉक्स वगैरह, वो भी आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटोजोअन के बारे में, जो डिजीज होती है प्रोटोजोअन के बारे में। लेट अस टेक एग्जांपल दो, यहाँ पे देखिए, सम ऑफ द डिजीज आर कोज्ड बाय द प्रोटोजोअन। कुछ ऐसी डिजीज है जो प्रोटोजोअन के बारे में द्वारा भी होती है। 2 डिजीज दी गई है। सबसे पहले वाली है आपकी मलेरिया। यू माई हैव हियर्ड अबाउट द मलेरिया। आपने मलेरिया के बारे में सुना होगा। हैव बीन फाइटिंग सिंस मेनी ईयर। अब ये होती किससे है, प्लाज्मोडियम। ये जो प्लाज्मोडियम है ये क्या होता है, आपका प्रोटोजोआ होता है, एक टीनी प्रोटोजोआ होता है जो रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया के लिए। क्लियर है? काफी इंपॉर्टेंट है। AIPMT 2011 में आ चुका है कि यहाँ पर देखिए डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, अलग अलग स्पीसीज होती है वो प्लाज्मोडियम के रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। यहाँ से लाइन से AIPMT 2011 में क्वेश्चन आ चुका है। कौन कौन सी हो सकती है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। इन तीनों के द्वारा जो डिजीज हो सकती है वो कौन सी हो सकती है, मलेरिया हो सकती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया, यानी अलग अलग टाइप की मलेरिया हो सकती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, मेलिगेंट मलेरिया कोज्ड बाय द प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, यानी सबसे जो खतरनाक जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये वाली जो स्पीसीज है ये करती है। इज द मोस्ट सीरियस एंड वन कैन इवन बी फेटल। और ये इतनी ज़्यादा सीरियस है कि इसमें डेथ भी हो सकती है, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो मलेरिया डिजीज करता है उसके द्वारा। क्लियर है? ओके, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब होता क्या, ये वाला जो पैराग्राफ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 2010 में, 11 में, 12 में और नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुके हैं। ध्यान से देखिए। सबसे पहले लाइफ साइकिल देखेंगे प्लाज्मोडियम की होती कैसे। देखिए सबसे पहले होता क्या है, जो प्लाज्मोडियम होता है वो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है स्पोरोजोइट की फॉर्म में। ये जो स्पोरोजोइट होती है वो होती है इन्फेक्टियस फॉर्म। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि इन्फेक्टियस फॉर्म कौन सी है प्लाज्मोडियम की, वो होती है आपकी स्पोरोजोइट्स। याद रखना है। तो यहाँ पर एक इन्फेक्टियस फॉर्म होती है प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करती है। किसके थ्रू एंटर करती है, यहाँ पर अगर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट कर ले, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं उसके अंदर होते हैं स्पोरोजोइट, और वो पहुंच जाते हैं किसके अंदर, एक नॉर्मल पर्सन के अंदर बाइट के थ्रू स्पोरोजोइट पहुंच जाते हैं इन्फेक्टियस फॉर्म में। अब स्टार्टिंग में ये जो पैरासाइट आते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं विद इन द लीवर सेल। जो ह्यूमन का लीवर सेल है वहां पर वो मल्टीप्लाई करते हैं, अपना नंबर बढ़ा लेते हैं। उसके बाद में वो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं और उनको रप्चर कर देते हैं। जैसे ही आरबीसी रेड ब्लड सेल जो रप्चर होती है वो एक रिलीज करती है टॉक्सिक सब्सटेंस जिसको बोलते हैं हीमोजिन। काफी इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है AIPMT में। कौन सा सब्सटेंस रिलीज करते हैं, हीमोजोन। कब रिलीज करते हैं, जब आरबीसी का रप्चर होता है, ब्रेकडाउन होता है। और ये जो हीमोजोन है वही रिस्पॉन्सिबल है चिल एंड हाई फीवर के लिए। जब मलेरिया के अंदर चिल एंड हाई फीवर आता है एवरी 3 to 4 डेज, तो वो किसकी वजह से आता है, इसी हीमोजिन। जब बहुत ज्यादा हीमोजिन रिलीज होता है बॉडी के अंदर तो ये सब कुछ आता है। क्लियर है? व्हेन ए फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन, जब भी एक इन्फेक्टेड पर्सन को एक सिंपल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट करती है तो वहां से वो जो पैरासाइट होते हैं वो वापस मॉस्किटो बॉडी के अंदर आ जाते हैं। वहां पे फर्दर डेवलपमेंट होती है, वो मल्टीप्लाई करते हैं, फिर स्पोरोजोइट की फॉर्म में वापस आपके क्या कर जाते हैं, दूसरे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। वो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर स्टोर रहते हैं, किसके अंदर,
मॉस्किटो के अंदर व्हेन द मॉस्किटो बाइट ए ह्यूमन द स्पोरोजोइट इनटू हिज बॉडी, वापस वही सेम साइकिल चलती रहती है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर 2 होस्ट, यहाँ पे 2 होस्ट होते हैं, एक ह्यूमन और एक मॉस्किटो टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल। फीमेल एनोफिलिस यहाँ पर एक वेक्टर है, ट्रांसमिटिंग एजेंट है जो उसको आगे पहुंचाती है। अब यहाँ से समझ नहीं आया तो यहाँ से समझ लीजिए। मान लीजिए ये हमारे पास एक एनोफिलिस मॉस्किटो ये जहाँ पे दिया हुआ है। अब ये एनोफिलिस मॉस्किटो ना, इसने पहले किसी ऐसे व्यक्ति को बाइट किया जिसको ऑलरेडी मलेरिया था, उसको इसने बाइट किया है। तो अब इसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर क्या है, स्पोरोजोइट है। क्लियर है। नॉर्मल एनोफिलिस मॉस्किटो के पास में ये जो स्पोरोजोइट है वो नहीं होंगे, ये भी याद रखना। वो तभी इसकी बॉडी में आएगी जब वो किसी मलेरियल पर्सन को बाइट करेगी तभी। नॉर्मल में ऐसा नहीं है कि हर एक जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो उसके अंदर स्पोरोजोइट रहते हैं, ये चीज़ें नहीं होती है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इस जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो स्पोरोजोइट थे वो ह्यूमन को जो है उसने जैसे ही बाइट किया तो वहाँ पे जो स्पोरोजोइट थे वो आपके इंटर कर गए किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर। पैरासाइट वहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, स्पोरोजोइट ये जाएंगे लीवर सेल के अंदर, वहाँ पे अपना नंबर को इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जब ये नंबर अपना इंक्रीज कर रहे होंगे तो कौन सा रिप्रोडक्शन करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे लीवर सेल के अंदर, और उसके बाद में क्या करेंगे, रेड ब्लड सेल को बर्स्ट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर सेल था, ये बर्स्ट हो गया, इनके बहुत सारे और स्पोरोजोइट आ गए और वो फिर इस टाइप से आते रहे। अब ये पैरासाइट क्या करेंगे, एसेक्सुअली रेड ब्लड सेल के अंदर जाएंगे, बर्स्ट करेंगे, लीवर सेल में कोज द फीवर एंड द सिम्टम रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट द न्यू ब्लड सेल। तो इस टाइप से जो वो नए ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करते रहेंगे और वहाँ पे बर्स्ट होगा तो हीमोजिन रिलीज होगा। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब यहाँ पर आती है सेक्सुअल स्टेज जहाँ पे होते हैं गेमेटोसाइट, यानी मेल और फीमेल। ये फीमेल गेमेटोसाइट है और ये मेल गेमेटोसाइट है। अब यहाँ तक तो देखिए ध्यान से ह्यूमन होस्ट है। अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी आपके जो मॉस्किटो होस्ट है, वो यहाँ पे देखिए मॉस्किटो होस्ट लिखा है, वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो फीमेल और मेल गेमेटोसाइट है ना, इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो यहाँ पर नहीं होगा ह्यूमन के अंदर, फर्टिलाइजेशन होगा मॉस्किटो के अंदर। अब ये देखिए, ये जो गेमेटोसाइट है, जैसे ही किसी ने बाइट किया मॉस्किटो ने किसी मलेरियल पर्सन को, तो ये उस मॉस्किटो के अंदर चले गए। फीमेल मॉस्किटो टेक अप द गेमेटोसाइट। अब यहाँ पर देखिए कहाँ पर होगा, ये जो मॉस्किटो उसके गट के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो गट, वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा और फर्दर डेवलपमेंट होगी कहां पर, गट के अंदर। और जैसे स्पोरोजोइट की फॉर्म आ जाएगी, देखिए मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज जब स्पोरोजोइट आ जाएगी तो वो गट से निकलकर कहां पे आ जाएगी, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर आ जाएगी मॉस्किटो के, और फिर वो वापस किसी को बाइट करेगा मॉस्किटो तो सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू वापस स्पोरोजोइट उसकी बॉडी में चली जाएगी, और इस टाइप से ये साइकिल चलती रहती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, यहाँ पर ये साइकिल वगैरह दिए कैसे होता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारी प्रोटोजोन डिजीज है वो है हमारी एमोइबियसिस या फिर एमोइबिक डिसेंट्री। ये हमारा 2015 और 2021 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर ये जो कौन सा प्रोटोजोन इस डिजीज को कोज करवाता वो है एंटा एमोइबा हिस्टोलाइटिका। एंटा एमोइबा हिस्टोलाइटिका एक प्रोटोजोन है, वो पैरासाइटिक की फॉर्म में कहाँ पर आता है, ये इंपॉर्टेंट है, लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन। ऑप्शन ऐसा भी आ सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पैरासिटिक फॉर्म में एंटा एमोइबा हिस्टोलाइटिका रहता है जो कोज करता है एमोइबियसिस या फिर एमोइबिक डिसेंट्री। इसके सिम्टम क्या हो सकता है, यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स वगैरह जो है ये इसके सिम्टम हो सकते हैं। यहाँ पर इसका वेक्टर कौन सा है, तो हाउस फ्लाई जो होती है, जो कॉमन हाउस फ्लाई होती है वो एक मैकेनिकल कैरियर है जो कि इसको ट्रांसमिट करती है, किसको, जो पैरासाइटिक होता है उसको। अब कहाँ से इसको ट्रांसमिट करती है, तो कोई भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन है जिसने ये फूड लिया है, वहाँ पर उसमें फूड या फूड प्रोडक्ट्स के थ्रू जो होती है वो इन्फेक्टेड कर सकती है। देयर बाय कंटेनिंग देम टू ड्रिंकिंग वाटर एंड कंटेमिनेट फूड बाय द फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन। यानी कोई ऐसा इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके जो फीकल मैटर होता है वहाँ से जो ड्रिंकिंग वाटर वगैरह फूड वगैरह होता है उसको कंटेमिनेटेड कर देती है हाउस फ्लाई, जिसके द्वारा ये जो डिजीज़ है वो हो सकती है। क्लियर हो गया। ये डिजीज थी जो पैथोजन के द्वारा होती थी। अब बात करते हैं हेलमिंथीज के द्वारा। तो दो हेलमिंथीज आती है, एक एस्करी जिसको हम राउंड वॉर्म बोलते हैं, एक वुचेरिया जिसको फिलेरियल वॉर्म बोलते हैं। इसके द्वारा जो डिजीज हो सकती है वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले एस्केरिस को डिस्कस करेंगे, देन हम वुचेरिया को डिस्कस करेंगे। याद रखना ये हेलमिंथीज है जो कि पैथोजन हो सकते हैं मेन के लिए। पहले बात करते हैं एस्केरिस के बारे में। एस्केरिसिस में होता है कि ये एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जो कोज करता है एस्केरियासिस। इस डिजीज के क्या सिम्टम हो सकते हैं, यहाँ पर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, मस्कुलर पेन हो सकता है, फीवर, अनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज वगैरह हो सकता है किसके अंदर, एस्केरियासिस के अंदर। अब यहाँ से 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एस्केरियासिस हो सकती है वो कैसे कंटेमिनेट हो सकती है, कैसे
स्प्रेड होती है। तो यहाँ पर कोई भी एक पर्सन है जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका फीकल मैटर जो होगा जब रिलीज होगा तो उसके साथ साथ में जो एस्केरियासिस है, जो पैरासाइट है, उसके एग्स भी जो है वो रिलीज हो जाएंगे। अब कहाँ पर हो जाएंगे, वहाँ पर जो एनवायरनमेंट में जहाँ पे भी उसका फीकल मैटर आया, जहाँ पर भी वहाँ पर एग्स आ जाएंगे, किसके, उसके एस्केरियासिस के। वो क्या कर देंगे, वहाँ के आसपास की जो सोयल, वाटर वगैरह, जो प्लांट्स वगैरह है, वो भी कंटेमिनेटेड हो जाएंगे, यानी इन्फेक्ट हो जाएंगे। और उसके थ्रू जो एक हेल्दी पर्सन है उसके अंदर वो जो इन्फेक्शन है वो चला जाएगा। हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन थ्रू द कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट वगैरह जो थे उनके थ्रू एक हेल्दी पर्सन के अंदर जो एस्केरियासिस आ जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे ऐसा एग्स वगैरह पूछा गया था, तो एग्स आपको समझ में आ गया होगा कि वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फीकल मैटर के थ्रू रिलीज होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। ये था एस्केरियासिस के बारे में। अब हम बात करते हैं वुचेरिया के बारे में। ये भी एक हेलमिंथीज है, इसमें दो स्पीसीज है, एक वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, एक है वुचेरिया मेलाई। ये किसके अंदर आते हैं, फिलेरियर वर्म के अंदर आते हैं। और ये क्या करते हैं, स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन, यानी ये जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है वो ऑर्गन के अंदर करते हैं, विच दे लिव फॉर मेनी ईयर, और जिसके अंदर ये बहुत सालों तक रहती हैं। यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल, ज़्यादातर जो जिसको इन्फेक्ट करते हैं वो लिम्फेटिक वेसल्स होती है लोअर लिम्स की, जो लोअर लिम्स के अंदर जो लिम्फेटिक वेसल होते हैं इसको इन्फेक्ट करते हैं। एंड द डिजीज इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस या फिर फिलेरियसिस, इसको बोला जाता है एलिफेंटियासिस, क्योंकि ये फिलेरियल वॉर्म है तो इसको ये भी बोला जा सकता है फिलेरियसिस। ये वाला जो वुचेरिया वाला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2011 में, 13 में, फिर 18 में, फिर 20 में और 2021 में ये जो पूरा पैराग्राफ है यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, तो एक एक करके डिटेल में आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पर होता क्या, जो जेनिटल ऑर्गन है वो भी अफेक्ट होते हैं, उसकी वजह से वहाँ पर ग्रोस डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है, जैसे आपको इस डायग्राम में यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस टाइप से। अब ये पैथोजन ट्रांसमिट करते हैं एक हेल्दी पर्सन में थ्रू द बाइट बाय द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। एक फीमेल मॉस्किटो वेक्टर जो होती है उसके थ्रू ये आपके स्प्रेड करती है ये डिजीज़। कौन सी, एलिफेंटियासिस। यहाँ पर ये डायग्राम भी दिया हुआ है एलिफेंटियासिस की, जहाँ पे ये लोअर लिम्ब वगैरह जो है ये इन्फेक्ट हुआ है। क्लियर हो गया, ओके। यहाँ पर थी हमारी हेलमिंथीज की डिजीज। अब हम बात करते हैं फंजाई से होने वाली। तो बहुत सारी फंजाई होती है, जेंड्रा, जेंड्रा बोला गया स्पीसीज नहीं, मतलब माइक्रोस्पोरम जेंड्रा, ट्राइकोफाइटन, एपिड्रमोफाइटन वगैरह जो होती है उनकी वजह से हो सकता है रिंग वॉर्म। यहाँ से आपका 2010 में और 2021 में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको याद रखनी है। 3 फंजाई दी है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिड्रमोफाइटन। ये जेंड्रा है जिसकी वजह से रिंग वॉर्म हो सकती है। ये कॉमन इन्फेक्शन होता है ज़्यादातर मेन के अंदर। इसमें होता क्या, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्कैरी लेसन हो सकता है बहुत सारी बॉडी पार्ट्स में, जैसे स्किन हो गया, नेल्स हो गया, स्कैल्प वगैरह हो गया, वहाँ पर ये हो सकता है। क्लियर है। यहाँ पर होता क्या, देखिए इंटेंस ईचिंग होती है इस डिजीज में, और ये जो हीट और मॉइस्चर होता है उसकी वजह से ये फंजाई ग्रो करती है, क्योंकि आपको पता है फंजाई के लिए सबसे बेस्ट ह्यूमिड और हीटेड जो एनवायरनमेंट होता है वहीं पर आपको पता है कि फंजाई ग्रो करती है। अब यहाँ पे होता है क्या, स्किन फोल्ड सच एज दोज इन द ग्रोइन और बिटवीन द टोज वगैरह में हो सकता है। रिंग वॉर्म आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम द सोइल बाय द यूजिंग टॉवल क्लॉथ्स और इवन बाय द कॉम और इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का टॉवल क्लॉथ्स वगैरह भी यूज करने के द्वारा भी रिंग वॉर्म जो है वो स्प्रेड हो सकती है। तो ये सारी डिजीज थी, कॉमन डिजीज दो दिया हुआ है। अब यहाँ पर इनको कैसे, किस डिजीज को कैसे रोक सकते हैं, कैसा क्या कुछ है, तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट था पर्सनल और पब्लिक हाइजीन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि यहाँ पर ये डिजीज जो इन्फेक्टियस डिजीज जितनी भी थी वो स्प्रेड ना हो पाए, कंट्रोल रह पाए। पर्सनल हाइजीन में आ सकता है कि बॉडी को क्लीन रखें, जो आप क्लीनिंग, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह, फूड वगैरह जो भी ले रहे हो वो एक प्रॉपर अच्छी तरह से जो है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। पब्लिक हाइजीन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, जो भी वेस्ट वगैरह, एक्सक्रीटा वगैरह है वो उसका एक प्रॉपर डिस्पोजल हो, पीरियोडिक क्लीनिंग वगैरह, डिसइंफेक्शन वगैरह वाटर के अंदर हो, पूल्स वगैरह, सीज पूल, टैंक्स वगैरह के अंदर, ताकि वहाँ पर कोई भी चीज़ें जो है वो पब्लिक प्लेस के अंदर ग्रो ना करे, वेक्टर वगैरह, मॉस्किटो वगैरह, हाउस फ्लाई वगैरह। क्लियर है। दीज मेजर आर पर्टिकुलरली एसेंशियल वेयर द इन्फेक्शन एजेंट आर ट्रांसमिट थ्रू द फूड वाटर सच एज टाइफाइड वगैरह, एमोइबिसिस वगैरह, एस्केरियासिस वगैरह होती हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें हमें रखनी चाहिए साफ सफाई सभी जगह। जहाँ पर बात करते हैं एयरबोर्न डिजीज, जैसे आपकी न्यूमोनिया हो गई, कॉमन कोल्ड हो गई, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसी ऐसे पर्सन के कॉन्टैक्ट में ना आए जो कि इन्फेक्टेड है, जिसके पास में ये ऑलरेडी ऐसी डिजीज़ है, वहाँ पर इन चीज़ों को अवॉइड करें हम कॉन्टैक्ट को।
फिर हम बात करते हैं वो डिजीज जो मलेरिया और फिलेरियासिस है जहां पर इंसेक्ट वेक्टर होते हैं, उन डिजीज के लिए क्या करेंगे। तो वहां पर सिंपल हमें ऐसी चीजें ध्यान रखनी होगी जहां पर ये जो वेक्टर है वो कंट्रोल रह पाए थ्रू, और उनकी जो ब्रीडिंग प्लेस है वो वहां पर ग्रो ना कर पाए। इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो वहां पर स्टेग्नेशन ऑफ वाटर, स्टेग्नेशन ऑफ वाटर मतलब कहीं पर वाटर रुकना नहीं चाहिए अराउंड रेजिडेंशियल एरिया वगैरह हो गया। इसके अलावा जो क्लीनिंग वगैरह, जो हाउस होल्ड कूलर वगैरह है, मॉस्किटो नेट्स वगैरह, उनका यूज करना चाहिए। हाउस होल्ड कूलर वगैरह उनका रेगुलर क्लीनिंग करना चाहिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है इंट्रोड्यूसिंग फिश लाइक गैम्बूशिया फिश, जो पॉन्ड्स वगैरह जो है वहां पर गैम्बूशिया फिश जो है वो रखनी चाहिए। वो क्या करती है ये फिश, ये फीड करती है मॉस्किटो लार्वा, जो मॉस्किटो का लार्वा होता है उसको फीड करती है, तो वहां पे मॉस्किटो ग्रो नहीं कर पाते हैं। ये याद रखना है गैम्बूशिया फिश वाला। स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड वगैरह जो वगैरह है, ड्रेनिंग वेसल, स्वैम्प वगैरह, वहां पर ऐसी चीजें डालनी चाहिए जिसके द्वारा आपके वेक्टर वगैरह जो वो ना फैले। क्लियर है। सच प्रिकॉशन है बिकम मोर इंपॉर्टेंट स्पेशली इन द लाइट और वाइड स्प्रेड इंसिडेंट ऑफ द वेक्टर बोर्न एडीज मॉस्किटो डिजीज लाइक डेंगू एंड चिकनगुनिया। अब यहाँ पर याद रखना है जो फीमेल एनोफिलिस थी उसके द्वारा मलेरिया होता है, बट जो एडीज मॉस्किटो है वहां पर ये डिजीज करते हैं डेंगू एंड चिकनगुनिया, जो कि बहुत सारे पार्ट्स में इंडिया के अंदर फैले हुए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, AIPMT में 2 बार क्वेश्चन भी आ चुका है एडीज मॉस्किटो से। तो एडीज मॉस्किटो कौन सी वेक्टर है, ये डेंगू एंड चिकनगुनिया के वेक्टर हैं। और फीमेल एनोफिलिस किसके लिए है, मलेरिया के लिए है। क्लियर हो गया, ओके। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी, अभी बात करें अगर इनको कैसे रोक सकते हैं, तो बहुत सारी वैक्सीन वगैरह आ चुकी है, तो वहाँ पे यूज ऑफ वैक्सीन होना चाहिए, इम्यूनाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, जिसके द्वारा यहाँ पर हम जो डिजीज है उनको कंप्लीटली इराडिकेट कर सकें। जैसे डेडली डिजीज हो गई आपकी स्मॉल पॉक्स वगैरह, जो वायरस डिजीज हो गई उनको। क्लियर है। इसके अलावा नंबर ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज लाइक पोलियो, डिप्थेरिया, न्यूमोनिया एंड टेटनस हैव बीन कंट्रोल टू ए लार्ज एक्सटेंट बाय द यूज ऑफ वैक्सीन। तो वैक्सीन के द्वारा भी हमने बहुत सारी ऐसी डिजीज है, इन्फेक्टियस डिजीज, जिनको कंट्रोल किया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि इसी की वजह से नई नई जो सैफर वैक्सीन है वो डेवलप हो पाती है, जैसे आपके कोविड के अंदर हुई थी, सेम उसी टाइप से। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी के बारे में। अब व्हाट इज इम्यूनिटी, देखिए बहुत हर डे हम बहुत सारे इन्फेक्टियस एजेंट जो होते हैं उनके कांटेक्ट में आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर एक इन्फेक्टियस एजेंट जो होता है वो हमें डिजीज कर पाता है, ऐसा क्यों है, बिकॉज यहाँ पर हमारी बॉडी जो है वो कैपेबल है इनसे डिफेंड करने के लिए। मतलब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो हमें दिखाई तो देते नहीं, एनवायरमेंट में होते हैं, बट हमारी बॉडी में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि मैक्सिमम टाइम पे इनको जो वो रोक पाती है। यही जो ओवरऑल एबिलिटी होती है जिसके द्वारा हम डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को रोक पाते हैं, वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा पॉसिबल हो जाता है, और इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। ये ओवरऑल जो कैपेबिलिटी होती है इम्यून सिस्टम की, इसी को बोला जाता है इम्यूनिटी। अब ये इम्यूनिटी 2 टाइप की है, एक है इननेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहले हम बात करते हैं इननेट इम्यूनिटी के बारे में। इननेट इम्यूनिटी होती है जो बाय बर्थ हमें मिलती है, मतलब बर्थ के टाइम से हमारे पास इननेट इम्यूनिटी होती है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इननेट इम्यूनिटी वाला पोर्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ से इननेट इम्यूनिटी वाला जितना भी पोर्शन है, यहाँ से आपका 2008 में, 11 में, 12 में और 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान रखें, इननेट इम्यूनिटी जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब जो भी डिजीज वगैरह जितनी भी होती है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए वो स्पेसिफिक नहीं है, वो सबके लिए एक जैसा काम करेगी। दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, और ये बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होती है। अब ये क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर, अलग अलग टाइप के बैरियर जो होते हैं वो प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जो फॉरिजन एजेंट है, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन वगैरह है, उनकी एंट्री हमारी बॉडी के अंदर नहीं हो पाती है। यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप के बैरियर दिए हैं। पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के अंदर आती है हमारी स्किन। स्किन में जो है वो मेन बैरियर है, जिसके द्वारा जो मैक्सिमम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी एंट्री हमारे बॉडी के अंदर नहीं हो पाती है। इसके अलावा म्यूकस कोटिंग, ध्यान रखना क्या है, म्यूकस कोटिंग जो एपिथेलियम होती है, जैसे आपकी रेस्पिरेटरी होगी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पर भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रैप कर लिए जाते हैं इस म्यूकस के द्वारा, और उनकी भी हमारी बॉडी के अंदर एंट्री नहीं हो पाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये फिजिकल बैरियर था। नेक्स्ट बात करें फिजियोलॉजिकल, जो हमारे स्टोमक के अंदर एसिड है, माउथ के अंदर जो सलाइवा है, आइज के अंदर जो टीयर्स आते हैं, ये भी जो माइक्रोबियल जो ग्रोथ होती है उसको प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलुलर बैरियर, यानी जो सेल्स होंगे अलग अलग टाइप के, जैसे सर्टन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, जो WBC का पार्ट होती है ल्यूकोसाइट, या फिर पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ये भी एक न्यूक्लियोसाइट है जिसके अंदर PMNL न्यूट्रोफिल आ जाता है। आपको पता है न्यूट्रोफिल भी किसके अंदर आता है, आपका WBC के अंदर आता है। इसके अलावा मोनोसाइट हो गई, वो भी किसके WBC के पार्ट है, और नेचुरल किलर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट होते हैं इन द ब्लड। ये किसके अंदर रहते हैं, ब्लड के अंदर। आपको पता है ये व्हाइट ब्लड सेल्स है, इसका मतलब वो ब्लड के अंदर रहेंगी।
एज वेल एज मैक्रोफेज जो कि टिश्यू के अंदर होता है, ये क्या होते हैं फैगोसाइटिक, और जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि हमारे अंदर डिजीज ना हो। फोर्थ जो बैरियर आता है वो आता है साइटोकाइन बैरियर, काफी इंपॉर्टेंट है, एआईपीएमटी में 2 बार क्वेश्चन भी आ चुका है। अब यहाँ पर होता क्या है, मान लीजिए एक जो आपका सेल है वो आपके वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है, तो ये जो वायरस से इन्फेक्ट होने वाला जो सेल है ये क्या करेगा, सर्टेन टाइप के प्रोटीन को रिलीज करेगा जिनको बोलते हैं इंटरफेरोन। इनको क्या बोलते हैं, इंटरफेरोन बोलते हैं। और ये क्या करेंगे, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है इसके आसपास वाले जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है उनको प्रिवेंट कर लेगा और इनको वायरल इन्फेक्शन नहीं होने देगा। कौन सा, इंटरफेरोन। क्लियर हो गया, ओके। अब हम बात करते हैं इननेट इम्यूनिटी के बारे में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपको याद रखना ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। जो इननेट इम्यूनिटी थी वो नॉन स्पेसिफिक थी, बट जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो स्पेसिफिक होती है, मतलब जिस टाइप का पैथोजन आएगा वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। अब इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये मेमोरी के ऊपर बेस्ड होती है, यानी इसका एक मेमोरी होती है। जब पहली बार, देखिए पहली बार, ये प्यार नहीं है, ये वाला पहली बार वाला डिजीज करने वाला पैथोजन है, जब ये एंटर करता है फॉर द फर्स्ट टाइम तो यहाँ पर एक रिस्पॉन्स होता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, और ये काफ़ी लो इंटेंसिटी का होता है। बट इस टाइम पे जो आपकी कुछ एक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती है और उनके पास में मेमोरी आ जाती है कि भैया इस टाइप का पैथोजन आया तो हमें याद रखना और ये एंटीबॉडीज बना लेनी है और इनको किल कर देना है। सब्सिक्वेंटली एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन, अगर वही पैथोजन दोबारा आता है तो हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी या फिर एनएमनेस्टिक रिस्पॉन्स यहाँ पर आता है। सेकेंडरी एनएमनेस्टिक मतलब बहुत हाई रिस्पॉन्स यहाँ पर आता है। उसकी वजह से क्या होता है, दिस इज फैक्ट दैट आवर बॉडी अपीयर्स टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर, क्योंकि हमारी बॉडी के पास में पहला जब प्राइमरी रिस्पॉन्स है और उसकी मेमोरी बन चुकी है। क्लियर हो गया, ओके। अब ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो डेवलप होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ 2 स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट जो होते हैं हमारी ब्लड के अंदर, उसमें मदद करते हैं। प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो हेल्प करते हैं किसके अंदर, 2 स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट इसको पहचानने में लिए। कौन कौन से, एक है बी लिम्फोसाइट और सेकेंड है टी लिम्फोसाइट। अब ये क्या काम करते हैं, देखिए जो बी लिम्फोसाइट होता है वो प्रोड्यूस करता है बहुत सारी प्रोटीन की एक आर्मी, पूरा प्रोटीन ही प्रोटीन डेवलप कर देता है, एक पूरी आर्मी खुद ही डेवलप कर लेता है बी लिम्फोसाइट। किसके रिस्पॉन्स में, वो जो पैथोजन जो हमारे बॉडी के अंदर आए थे उनके अंदर, इनटू अवर ब्लड टू फाइट विद देम, हमारे ब्लड के अंदर ऐसे आर्मी बना लेता है उन पैथोजन से लड़ने के लिए। अब ये जो प्रोटीन होती है वही कहलाती है एंटीबॉडीज। अब आपको क्लियर हो गया कि एंटीबॉडीज क्या कहलाती है, प्रोटीन होती है जो बी लिम्फोसाइट के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। इसमें टी लिम्फोसाइट कोई भी चीज़ सीक्रेट नहीं करता है, बट वो हेल्प करता है बी की उनको बनाने के लिए, मतलब असिस्टेंट की तरह वर्क करता है। अब ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो होता है उसके पास में होते हैं 4 पेप्टाइड्स। यहाँ पर देखिए एक हैवी चेन है और लाइट चेन है। अब ध्यान से देखिए, ये जो ब्लू और ऑरेंज वाला एक हो गया ये, और एक इस टाइप से हो गया ये, और ये आपका एक वाला ये 3 हो गया। देखिए यहाँ पर ये 1 बोल लेता हूँ मैं इसको, ये 2 बोल लेता हूँ, ये 2 हैवी वाले चेन हो गई, ये 3rd वाला हो गया, ये 4th वाला ये लाइट चेन हो गई। तो टोटल यहाँ पर कितनी चेन है, 4 चेन है। यही बोला गया एक एंटीबॉडी के अंदर 4 पेप्टाइड चेन होती है, 2 स्मॉल होती है जिनको लाइट चेन बोला गया, ये वाली 2 स्मॉल हो गई जिनको लाइट चेन बोला गया 3-4 नंबर वाली, और 2 लॉन्ग होती है जिनको हैवी चेन बोला गया। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है H2L2, H मतलब हैवी 2 है और L2 मतलब लाइट 2 है। अब डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज हो सकती है। यहाँ पर दिया हुआ है AMEG, यानी याद रख सकते हो गेम से, यहाँ पर 4 दी हुई है GAME गेम। क्लियर है। अब यहाँ पर इनका कार्टून जो है वो आपको डायग्राम दिखाई दिया गया, ये हैवी चेन हो गई, ये लाइट चेन हो गई, और यहाँ पर जो होती है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, कहाँ पर, इस हैवी और लाइट के बीच में। क्लियर हो गया, ओके। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये ब्लड के अंदर रहती है, आपकी जो भी अभी एंटीबॉडीज बना रहे हैं ये कहाँ पर है, ब्लड के अंदर है। बिकॉज दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड, क्योंकि ये एंटीबॉडीज प्योरली ब्लड के अंदर मिलती है, तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आएगा वो आएगा ह्यूमोरल इम्यूनो रिस्पॉन्स। क्या आएगा, ह्यूमोरल इम्यूनो रिस्पॉन्स आएगा। दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ आवर एक्वायर्ड इम्यूनो रिस्पॉन्स। तो हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनो रिस्पॉन्स होती है उसमें 2 टाइप के रिस्पॉन्स आते हैं। उसमें एक आता है ह्यूमोरल इम्यूनो रिस्पॉन्स जो कि प्योरली ब्लड पे डिपेंड करता है। सेकेंड टाइप का आता है सेल मेडिएटेड इम्यूनो रिस्पॉन्स, जिसको CMI भी बोला जाता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी बोला जाता है, जिसको CMI बोला जाता है। ये क्या होता है, ये सेल में होता है। देखिए बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट वगैरह WBC के पार्ट हैं। WBC वाइट ब्लड सेल, इसका मतलब वो ब्लड के अंदर मिलेंगे, जिसको हम ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेल के अंदर भी अलग अलग सेल्स होते हैं टिश्यू के अंदर, वहाँ पर एक और रिस्पॉन्स होता है जिसको बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, और इसको जो मेडिएट करता है वो होता है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट होता है मेडिएट करता है CMI को। यहाँ पर बी लिम्फोसाइट नहीं दिया गया NCERT को, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। 2013 में यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है।
क्लियर है? ओके। अब आप देखते हो कि बहुत सारे ह्यूमन जो होते हैं वो ऑर्गन जो है वो ट्रांसप्लांट करवाते हैं, जैसे हार्ट हो गया, आई हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, और ये कई बार क्या होता है फेल कर जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें कौन सी चीज़ को चेक करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी से भी उठाकर, किसी भी एनिमल वगैरह से उठाकर कहीं से भी हम जो है वो ह्यूमन बीइंग को कुछ भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो ग्राफ्ट होता है वो रिजेक्ट होता है, या तो सोनर बहुत जल्दी रिजेक्ट हो जाता है या काफ़ी टाइम के बाद में जो है वो ऑर्गन रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, टिश्यू की मैचिंग करनी पड़ती है, ब्लड ग्रुप वगैरह मैच करना पड़ता है। कोई भी ग्राफ्ट वगैरह उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए, कोई भी एक ऑर्गन या कुछ भी पार्ट है उसको ट्रांसप्लांट करने से पहले टिश्यू की मैचिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर सीएमआई की मैचिंग होगी, ब्लड के अंदर हमारे ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसकी मैचिंग होती है। उसी के बाद में जो पेशेंट है अगर वो वहाँ पर हो भी गया तो उसको इम्यूनो सप्रेसेंट जो पूरी जिंदगी लेना पड़ता है। इम्यूनो सप्रेसेंट जो होते हैं वो ऑल हिज लाइफ उसको टेकन करने पड़ेंगे एक ऑर्गन लेने के बाद में भी। क्लियर है? अब होता क्या, यहाँ पे जो बॉडी होती है उसके पास ये एबिलिटी होती है, वो डिफरेंशिएट कर पाती है कि कौन सा सेल्फ है यानी कौन सा खुद का बॉडी का ऑर्गन है, कौन सा नॉन सेल्फ है यानी कौन सा बॉडी का ऑर्गन नहीं है जो बाहर से आया है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि एक आपका ऑर्गन ले रहे हो, ऑर्गन आपका बनता है सेल से, तो वहाँ पर मेनली जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है वो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। कोई भी ग्राफ्ट अगर लेकर वो रिजेक्ट हो जाए तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा आपका CMI रिस्पॉन्सिबल है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 2015 में, 17 में और 19 में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? जब हमारी खुद की बॉडी जो वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है तो वो कहलाती है एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? जहाँ पर हम रेडीमेड जो एंटीबॉडीज है वो डायरेक्टली देते हैं हमारी बॉडी को, तो वो कहलाती है पैसिव इम्यूनिटी। ये मेनली डिफरेंस है। ये पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है? 2012 में, फिर 2015 में, फिर 19 में और फिर 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान से देख लीजिए। जब भी हमारी बॉडीज कहीं पर भी एक्सपोज होती है किसी एंटीजन से, अब एंटीजन क्या होता है? वो प्रोटीन जो कि एक पैथोजन प्रोड्यूस करता है, उसी को देखते हुए जो यहाँ पर हमारी जो एंटीबॉडीज होती है वो उसको समझ लेती है, उसी से मेमोरी बनाती है। विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स। ये कोई डेड माइक्रोब्स भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, और कोई अदर प्रोटीन भी हो सकती है। यहाँ पर क्या होगी? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी इन द होस्ट बॉडी, यानी जिसके अंदर वो पैथोजन आया है उसके अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लगती है, तो वो कहलाती है एक्टिव इम्यूनिटी। यानी खुद की बॉडी अगर वहाँ पर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करिए किसी भी पैथोजन के लिए तो वो एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। एक्टिव इम्यूनिटी या काफ़ी स्लो होती है और ये टेक टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव, यानी पूरा इफेक्ट आने के लिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये अपने बॉडी में जो एंटीबॉडीज उसको प्रोड्यूस करने में थोड़ा टाइम लेती है। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स, अगर किसी माइक्रोब्स को जानबूझकर डाल दिया जाए बॉडी के अंदर ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? जब इम्यूनिटी यानी वैक्सीन वगैरह के टाइम पे और इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म आ जाए गेनिंग एक्सेस इनटू द बॉडी ड्यूरिंग द नेचुरल इन्फेक्शन, या फिर नेचुरल इन्फेक्शन के टाइम पे आ जाए, या जानबूझ के किसी माइक्रोब्स को बॉडी के अंदर डाल दिया जाए, तो वो क्या करती है? इंड्यूस द एक्टिव इम्यूनिटी। तो उस टाइम पे एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पर जो है वो एंटीबॉडीज बनने लगती है। ये तो था एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। पैसिव में क्या होता है? व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी। अगर बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए डायरेक्टली एंटीबॉडीज दे दी जाए तो वो कहलाती है पैसिव इम्यूनिटी। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द येलोविश फ्लूइड, जो कोलोस्ट्रम होता है, जो स्टार्टिंग में मदर जब अपने बेबी को फीड करवा रही होती है इनिशियल टाइम पे, लैक्टेशन के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो मिल्क होता है उसके अंदर होती है एंटीबॉडीज। इसमें एब्यूडेंट एंटीबॉडीज होती है, वो होती है IgA। ये आई क्या है? IG है इम्यूनोग्लोबुलिन। क्लियर है? इम्यूनोग्लोबुलिन A, ये वाली जो होती है वो एंटीबॉडीज होती है जो प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्ट को। तो ये जो एक टाइप की जो आपकी एंटीबॉडीज है वो मदर ने दी है चाइल्ड को, तो वो क्या हो गया? पैसिव इम्यूनिटी हो गई। इसके अलावा जो फीटस होता है वो और भी अदर एंटीबॉडीज को भी रिसीव करता है थ्रू द प्लासेंटा प्रेगनेंसी के टाइम पे। ये सब भी किसके अंदर आती है? पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आती है। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के टाइम पे। अब इसमें क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पर वैक्सीन में क्या करते हैं, कोई भी माइक्रोब्स वगैरह है जो डिजीज करता है, कोई भी पैथोजन है जो डिजीज कोज करता है, तो उसको बिल्कुल मतलब यहाँ पर वो जो माइक्रोब्स है उसकी जो कैपेबिलिटी है डिजीज करने की, उसको रोक दिया जाए, उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाए, या फिर उस पैथोजन को बहुत ही वीक कर दिया जाए कि वो डिजीज कोज ना करे, या फिर जो वो आपका पैथोजन है उसमें से वो प्रोटीन जिसके जो एंटीजन प्रोटीन है,
क्लियर है, उनको बाहर निकाल कर अगर बॉडी के अंदर हम डाल रहे हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो क्या कर पाए, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर पाए, स्टार्टिंग के अंदर मेमोरी को बना पाए, तो इसीलिए उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। देखिए द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन बोल लो या फिर वैक्सीनेशन बोल लो, बातें की ये हमेशा किससे बेस्ड होती है, प्रॉपर्टी ऑफ द मेमोरी, यानी मेमोरी के ऊपर बेस्ड होती है इम्यूनो सिस्टम के। वैक्सीनेशन के अंदर क्या कहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन, यानी जो एंटीजेनिक प्रोटीन है वो पैथोजन की, वो इनएक्टिवेटेड में फॉर्म में भी रह सकती है, वीकेंड फॉर्म में पूरा पैथोजन भी रह सकता है। दो चीजें हो सकती है, या तो पैथोजन का वो एंटीजेनिक प्रोटीन निकाल लो या फिर इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन ले लो, उनको इंट्रोड्यूस कर दो बॉडी के अंदर। फिर बॉडी क्या करेगी, बॉडी ही एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी अगेंस्ट दिस एंटीजन, वो जो एंटीजन होंगे उसके अंदर, और फिर न्यूट्रलाइज कर देगी पैथोजन को। जब एक एक्चुअल इन्फेक्शन होगा तो उस टाइम पे जो पैथोजन आएंगे उनको मार देगी, जो भी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुई है। इसके अलावा ये जो वैक्सीन होती है ये जनरेट करती है मेमोरी बी एंड टी सेल। क्यों, क्योंकि ये किस पे बेस्ड है, मेमोरी के ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ पे जो बी और टी सेल्स है वो मेमोरी बेस्ड वो जनरेट कर देती है वैक्सीन। उसके द्वारा जब भी कभी पैथोजन आएगा तो वो क्विकली उसको पता चल जाएगा और वहाँ पे उसको जो वो इन्वेड करके वहाँ पर मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज हो पाएगा और हमारे अंदर जो है वो डिजीज नहीं हो पाएगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये सब कुछ क्या होता है, ये होता है किसके अंदर, आपके वैक्सीन के अंदर। अब आगे लिखा है, इफ ए पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स, मान लीजिए कोई डेडली माइक्रोब्स है और वहां पर वो इन्फेक्टेड पर्सन को हो गया, तो उस टाइम पे हमें क्विक इम्यूनो रिस्पॉन्स देना है। तो वहां पर जैसे टेटनस वगैरह के अंदर, तो वहां पे हम डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे एंटीबॉडीज को, यानी जो पैसिव इम्यूनिटी वाला सिस्टम है वो डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे। ये 3 केसों में हो सकता है। टेटनस के केस में हम पैसिव इम्यूनिटी दे सकते हैं, या फिर एंटीटॉक्सिन, यानी जो एंटीबॉडीज है वो एक कोई टॉक्सिन वगैरह है, तो उस टाइम पे जो एंटीटॉक्सिन देंगे वो भी पैसिव के अंदर आएगा। या फिर स्नेक बाइट वगैरह हो जाता है, क्योंकि स्नेक का एकदम से जो है वो जाए बॉडी के अंदर आए, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम क्या देंगे, परफोरेटेड एंटीबॉडीज देंगे जो पहले से बनी हुई है स्नेक वेनम के लिए। तो वो सब किसके अंदर आती है, वो आती है पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर, क्योंकि वहां पे हमने डायरेक्टली इम्यूनिटी जो है वो बाहर से दी है, तो वो आती है पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब जो जितनी भी वैक्सीन वगैरह होती है ना वो प्रोड्यूस की जाती है रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा हम एंटीजन, पॉलीपेप्टाइड और पैथोजन बैक्टीरिया, ईस्ट वगैरह से अलग अलग टाइप की वैक्सीन होती है वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट कर पाते हैं। वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डिटेल में भी आएगा। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम, ये किससे प्रोड्यूस है, ईस्ट से। 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। और ये स्नेक बाइट वाला ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से AIPMT 2012 में क्वेश्चन आ चुका है। ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं एलर्जी की। एलर्जी में होता क्या है, मान लीजिए कोई भी एक पर्सन है वो एक नई जगह पर गया, तो वहाँ पर उसको एकदम से स्नीजिंग वगैरह, वीजिंग आने लगती है। वो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे सेंसिटिव पार्टिकल जो होते हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं। उससे क्या होता है, जैसे पोलन वगैरह हो गए, माइट्स वगैरह हो गए, उससे क्या होगा, उसको एकदम से एलर्जी जो वो प्रोड्यूस हो जाएगी। अब एलर्जी होती क्या है, मान लीजिए कोई भी एक सिस्टम है, कोई भी एक एंटीजन प्रेजेंट है एनवायरनमेंट के अंदर, उसकी वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम वो एक्साइट करता है कोई रिस्पॉन्स को, एकदम से कोई रिस्पॉन्स देता है किसी के प्रति, तो वो क्या कहलाती है, एलर्जी कहलाती है। और वो जो सब्सटेंस जिससे एलर्जी हो रही है, जिससे इम्यूनिटी जो वो रिस्पॉन्स दे रही है, वो क्या कहलाएगा, एलर्जन कहलाएगा। द सब्सटेंस टू विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस, वो क्या कहलाता है, एलर्जन कहलाता है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मदर का जो मिल्क था उसमें थी हमारी IgA, क्लियर है। तो यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन A था, बट जो एलर्जी होती है उसके अंदर E होती है। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस, यहाँ पर जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी वो इम्यूनोग्लोबुलिन E वाली होगी। क्लियर हो गया। अब एग्जांपल दिए एलर्जन, जो एलर्जी कोज कर सकते हैं, वो माइट हो सकते हैं, डस्ट के अंदर माइट्स हो सकते हैं, पोलन वगैरह हो सकते हैं, एनिमल डेंडर वगैरह हो सकते हैं, उनसे क्या हो सकती है, एलर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस हो सकती है। अब एलर्जी के सिम्टम वगैरह क्या होंगे, तो यहाँ पे स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग वगैरह जो होते हैं वो सिम्टम होते हैं एलर्जी के। अब एलर्जी के टाइम पे होता क्या है, एलर्जी यहाँ पे जो आपके कुछ केमिकल होते हैं, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन वगैरह, वो मास्ट सेल से रिलीज होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका नीट में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जो आपके केमिकल होते हैं हिस्टामाइन और सेरोटोनिन वगैरह, ये एलर्जी के टाइम पे केमिकल रिलीज होते हैं हमारी जो बॉडी के अंदर जो मास्ट सेल होते हैं वहाँ से, और जिसकी वजह से क्या हो जाती है, एलर्जी जो हो जाती है किसी भी पेशेंट को। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो हमें कैसे पता चले, हम कैसे पहले पता लगा पाए कि किसी को जो है वो डिजीज हुई है नहीं, तो पेशेंट एक्सपोज टू इन्फेक्ट विद वेरी स्मॉल डोजेज ऑफ पॉसिबल एलर्जन एंड द रिएक्शन स्टडीड। तो किसी को किस चीज़ से एलर्जी है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के अंदर अलग अलग एलर्जन दिए जाते हैं, और जिससे भी एलर्जी होती है उसे पता लग जाता है कि हाँ इसको इस चीज़ से एलर्जी है। आप देखते हो पैरासीटामोल बहुत ज़्यादा एक टेबलेट यूज़ होती है
अब आप देखोगे बहुत सारे ऐसे पीपल भी आपको मिल जाएंगे जिनको इनसे भी एलर्जी होती है, अलग अलग जो केमिकल वगैरह होते हैं उनसे भी एलर्जी हो जाती है। इसमें जो एलर्जी हो जाती है उस टाइम पे क्या किया जाता है, बहुत सारी ड्रग्स का यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हिस्टामाइन सेरोटोनिन रिलीज हो रही है, तो उनके विपरीत यानी एंटी हिस्टामाइन और एड्रेनलिन वगैरह जो या फिर स्टेरॉइड वगैरह जो है वो दिए जाते हैं ताकि उस सिम्टम के एलर्जी को कम किया जा सके। मॉडर्न डेज के अंदर जो है वो लाइफस्टाइल काफ़ी ऐसा हो चुका है कि उसको बहुत ही मेट्रो सिटीज के अंदर की भैया उसको एनवायरनमेंट में बिल्कुल ही नहीं जाने देंगे, तो उसकी वजह से भी आप देखोगे कि बहुत सारे जो अस्थमा वगैरह के हैं यहाँ पे एलर्जीज और अस्थमा वगैरह हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं एनवायरनमेंट में, उसको बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता, इसलिए बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट देना भी अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑटो इम्यूनिटी के। अब ये आपका एक मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवोल्व हो गई है धीरे धीरे हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर। होता क्या है कि जो आपकी मेमोरी बेस्ड होती है वो पता लगा लेती है कि कौन सा अपना खुद का है, कौन सा बाहर की चीज़ें हैं। तो अब ये ज़्यादा डेवलप हो गई है हायर वर्टिब्रेट्स में, बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरिजन ऑर्गेनिज्म, यानी जो पैथोजन है और सेल्फ सेल है उनके बीच में डिफरेंशिएट करके जो है वो पता लगा लेती है। बट अगर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है तो कई बार वो खुद को भी नहीं पहचान पाती है और खुद पे ही अटैक कर देती है, तो उस टाइम पे हो जाती है ऑटो इम्यूनिटी। अब ये दो रीजन हो सकता है। वन, हायर वर्टिब्रेट्स कैन डिस्टिंग्विश फॉरिजन मॉलिक्यूल एज वेल एज फॉरिजन ओरिजिन। ये तो पता ही है कि जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं वो डिस्टिंग्विश कर पाते हैं बाहर का कोई मॉलिक्यूल है या फिर बाहर का कोई ऑर्गेनिज्म है। बट सम टाइम क्या होता है, सम टाइम ड्यू टू द जेनेटिक एंड अननोन रीजन या फिर कोई अदर रीजन हो गया या फिर जेनेटिक रीजन हो गया, बॉडी अटैक कर देती है सेल्फ सेल्स पे, मतलब खुद के ही सेल्स पे जब बॉडी अटैक कर दे तो जब वहाँ पर खुद की बॉडी डैमेज होने लगे तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। और इसका बहुत ही एक एग्जांपल है र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। जो र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस है यहाँ पर बहुत सारे पीपल अफेक्ट है और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। यहाँ पे 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनो सिस्टम के बारे में। अब देखिए हमारा जो इम्यूनो सिस्टम होता है वो किस किस से मिलकर बनता है, तो वो बनता है लिम्फोइड ऑर्गन से, टिश्यू से, सेल से और सोल्यूबल मॉलिक्यूल जिनको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं उन सबसे मिलकर बनता है हमारा इम्यूनो सिस्टम। क्लियर है? अब इम्यूनो सिस्टम जो है वो काफ़ी यूनिक है। क्यों? क्योंकि ये सेंस कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है कि कौन सा बाहर का एंटीजन है और उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है और उसको रिमेंबर भी करता है, याद भी रखता है आगे के टाइम के लिए। अब ये जो मेमोरी फंक्शन है वो अलग अलग डिजीज में अलग अलग हो सकता है, किसी में ये 15 डेज हो सकता है, किसी में ईयर्स तक जो है वो मेमोरी जो है वो रह सकती है। क्लियर हो गया? अब ये बहुत सारी चीज़ों में इंपॉर्टेंट भी है, एलर्जिक रिएक्शन हो गया, ऑटोइम्यून डिजीज हो गया, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वगैरह हो गया, सब में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में, जो इम्यूनो सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लिम्फोइड ऑर्गन में वो ऑर्गन जहाँ पर आपका ओरिजिन होता है या फिर मैच्योरेशन होता है एंटीबॉडीज का, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका या तो ओरिजिन होता है या फिर मैच्योरेशन होता है, वो क्या कहलाते हैं? लिम्फोइड ऑर्गन कहलाते हैं। अब इसमें प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है हमारे बोन मेरो एंड थाइमस। जो थाइमस एंड बोन मेरो है वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर आ जाते हैं, जहां पर डिफरेंशिएट होता है और ओरिजिन होता है इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। अब मैच्योरेशन के बाद में क्या होता है, जो लिम्फोसाइट होते हैं वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर जाते हैं। प्राइमरी के अंदर तो वो डेवलप होते हैं, क्लियर है, और उनके पास एंटीजन सेंसिटिव वगैरह हो जाते हैं। बट यहाँ पर जो और ज़्यादा मैच्योर होते हैं उसके बाद में वो कहाँ चले जाते हैं? सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन में। अब ध्यान रखना सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से है? पहला है स्प्लीन, फिर है लिम्फ नोड, फिर है टॉन्सिल, फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेयर पैचेज होते हैं वो भी आते हैं, और इसके अलावा जो अपेंडिक्स होता है वो सब कुछ किसके अंदर आते हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर आते हैं। अब ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या प्रोवाइड करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीजन, यानी एंटीजन और लिम्फोसाइट का जो इंटरेक्शन होगा वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में होगा, विच देन प्रोलाइफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल, और उसके बाद में वो इफेक्टर सेल के अंदर चला जाएगा और वहाँ पे वो इफेक्ट अपना शो करेगा। लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन यहाँ पे दिखाए गए हैं, आपको लिम्फेटिक वेसल मिल जाएगा, थाइमस मिल जाएगा और ये लिम्फ नोड वगैरह मिल जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई? ओके, अब मैं ये बता चुका हूँ कि जो बोन मेरो होता है वो मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, थाइमस से भी ज़्यादा मेन ऑर्गन आपका बोन मेरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो आपके लिम्फोइड हो चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हो, ये सब कुछ प्रोड्यूस होते हैं बोन मेरो के अंदर। इसके अलावा जो थाइमस होता है वो आपका एक लोब्ड ऑर्गन होता है और ये हार्ट के बिल्कुल पास में होता है, बीनीथ द ब्रेस्ट बोन के नीचे। अब थाइमस जो होता है वो स्टार्टिंग में तो काफ़ी लार्ज होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, बट ये जैसे जैसे एज के साथ में जो वो साइज़ कम होता जाता है और उसी वजह से आप देखोगे इम्यूनिटी भी कम होती जाती है। अब यहाँ पे चाहे आपका बोन मेरो हो गया, थाइमस हो गया, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वहाँ पर जो टी लिम्फोसाइट है उसका मैच्योरेशन हो पाए और उसका डेवलपमेंट हो पाए।
और वही मदद करता है बी लिम्फोसाइट को एक आपके जो आर्मी है वो बनाने के अंदर। इसके अलावा जो स्प्लीन होता है जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर आता है, स्प्लीन इज ए लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन। स्प्लीन एक लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है और यहाँ पे ये ज़्यादातर इसके पास क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है जो कि फेगोसाइटोसिट होते हैं, यानी इट मेनली कंटेन लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स। इट एक्ट एज द फिल्टर ऑफ द ब्लड फॉर ट्रैपिंग ब्लड बोर्न ऑर्गेनिज्म। जो ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ट्रैप कौन करता है, स्प्लीन करता है। इसीलिए जो स्प्लीन है वो रिजर्वोयर ऑफ इरिथ्रोसाइट भी इसको बोला जाता है। स्मॉल लिम्फ नोड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं अलग अलग पॉइंट के ऊपर। लिम्फ नोड जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं उनको ट्रैप करते हैं और अदर एंटीजन होते हैं उनको भी ट्रैप करते हैं और फिर उसको भेज देते हैं कहाँ पर, टिश्यू फ्लूइड के अंदर। क्लियर है। यहाँ पर ये सब कुछ चीज़ें जो उससे रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, आपका कोज द इम्यूनो रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट लिखा है, 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। देयर इज लिम्फोइड टिश्यू ऑल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्ट। जो ज़्यादातर जो ट्रैक्ट्स ऑर्गन्स हैं उनकी जो लाइनिंग है वहाँ पर भी आपका लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है। जैसे आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, यूरोजेनेटरी ट्रैक्ट हो गया, उनकी जो लाइनिंग्स होती है वहाँ पर भी आपका मेजर लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है। और वो जो मेजर टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, दैट इज माल्ट, MALT। एम यहाँ पे क्या है, म्यूकोसल, ए एसोसिएटेड, एल लिम्फोइड, टी से टिश्यू। यहाँ पर ये जो होता है वो टोटल 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, यानी जो टोटल लिम्फोइड टिश्यू है उसका 50% केवल माल्टी होता है। यहाँ से 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्स के बारे में ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका सिंपल सा मतलब होता है जो हमारी इम्यून सिस्टम है उसमें भी मेनली कौन सी सिस्टम है, एक्वायर्ड जो इम्यून सिस्टम है जो हमने एक्वायर की है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, वो जो इम्यून सिस्टम है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है किसी एक इंडिविजुअल के अंदर, तो उसमें क्या बोलते हैं, एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब ध्यान रहे ये जो एड्स होती है वो एक कंजाइंटल डिजीज नहीं है। कंजाइंटल डिजीज का मतलब होता है बाय बोर्न, बाय बर्थ, यानी बर्थ के टाइम से ये एक डिजीज नहीं है, ये एक सिंड्रोम है। ओके, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम, यानी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं इस डिजीज के अंदर। क्लियर है। ओके, अब पहले बात करते हैं एड्स सबसे पहले रिपोर्ट कब हुई, तो वो हुई 1981 के अंदर और लास्ट 25 ईयर और सो में यहाँ पर ये पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर स्प्रेड हो चुकी है और किलिंग मोर देन 25 मिलियन पर्सन, इससे भी ज़्यादा बिलियन पर्सन जो है उनकी डेथ हो चुकी है। ये एनसीईआरटी का थोड़ा पुराना डाटा है इसीलिए। अब यहाँ पर ये जो एड्स होती है वो किसके द्वारा होती है, तो ये होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, दैट इज HIV, ह्यूमनो इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के द्वारा ये डिजीज फैलती है। अब यहाँ पर ये जो वायरस होता है वो किसके ग्रुप का है, ए मेंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस। ध्यान रहे हमने कॉमन कोल्ड पढ़ा था, वहां पे राइनो वायरस पढ़ा था और ये कौन सा वायरस है, रेट्रोवायरस ग्रुप का वायरस है, विच हैव एन एनवेलप इनक्लोजिंग द RNA जीनोम। यानी ये जो वायरस है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा है, RNA है। अब ये जो HIV होती है वो कैसे ट्रांसमिशन होती है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से जनरली और अदर पर्सन के अंदर, तो ये हो सकती है सेक्सुअली कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर ये हो सकती है ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड ब्लड या फिर ब्लड प्रोडक्ट के द्वारा, या फिर शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल एज इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर। जो इंट्रावेनस के अंदर जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं उनके अंदर जो इन्फेक्टेड नीडल बार बार यूज करते रहते हैं उसकी वजह से भी हो सकती है, या फिर फ्रॉम एक इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू द प्लासेंटा, प्लासेंटा के थ्रू जो है वो एक इन्फेक्टेड मदर से जो वो चाइल्ड को हो सकता है। सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन, तो यहाँ पर ये जो पीपल है जिनके अंदर किन किन के पीपल है जिनके अंदर ये हाई रिस्क होता है कि उनको एड्स हो सकती है। पहला इंडिविजुअल हु है मल्टीपल पार्टनर, यानी कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो, या फिर कोई ऐसा बंदा जो ड्रग एडिक्ट हो जो कि ड्रग्स लेता हो इंट्रावेशनली, या फिर वो इंडिविजुअल जो रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाता है, या फिर वो चिल्ड्रन जो कि बोर्न ही हुआ है HIV इन्फेक्शन के साथ में एक मदर से। तो यहाँ पर इनको जो है वो हाई रिस्क है, क्या पे इनको HIV हो सकता है। क्लियर है। अब ये कैसे स्प्रेड नहीं होते, इट इज इंपॉर्टेंट दैट HIV एट नॉट स्प्रेड बाय मेरे टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। सिंपल फिजिकल कॉन्टैक्ट या टच के द्वारा जो वो स्प्रेड नहीं होती है HIV एड्स, ये केवल और केवल स्प्रेड होती है ओनली थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स, यानी जो बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं इनके थ्रू ही जो वे
आपकी स्प्रेड होती है। हेंस इट इज इम्परेटिव फॉर द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल वेलबींग दैट HIV एड्स इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो आइसोलेट नहीं हो सकते किसी फैमिली या सोसाइटी से, केवल इस वजह से कि उनको एड्स है, क्योंकि वहाँ पर फिजिकली टच या फिर फिजिकली कॉन्टैक्ट वहाँ पे हो सकता है, बट ये ध्यान रहे कि वहाँ पर बॉडी फ्लूइड जो है वो स्प्रेड ना हो जाए। क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, देयर इज ऑलवेज ए टाइम लेग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स, यानी एक पर्सन को इन्फेक्शन हो गया है, उसके बाद में उसको एड्स के सिम्टम्स दिखाई देंगे, उसके बीच में बहुत ज़्यादा टाइम होता है, इंक्यूबेटिंग पीरियड होता है। दिस पीरियड मे वेरी फ्रॉम ए फ्यू मंथ्स टू मैनी ईयर, ये कुछ एक महीने हो सकता है और बहुत साल हो सकते हैं, मतलब किसी पर्सन को इन्फेक्शन हो चुका है बस को सिम्टम आने में 5 से 10 साल भी लग सकते हैं। क्लियर है। अब आप ये पूछेंगे कि इस जो वायरस होता है वो सब कुछ कैसे इन्फेक्ट करता है, तो वो समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। सिंपल मान लीजिए ये हमारे पास एक रेट्रो वायरस है जिसके बाहर वायरल प्रोटीन कोट है। क्लियर है। अब इसके अंदर क्या है, हमारा RNA कोर है, जो अंदर की साइड में भी हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी क्या है, RNA का है। अब ये वायरस करता है इन्फेक्ट एक नॉर्मल सेल, ये मान लीजिए एक एनिमल सेल की बाउंड्री बनी हुई है यहाँ पर ये से, और ये एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल का मतलब क्या है, यूकेरियोटिक सेल है। इसके अंदर ये वायरस आता है, वायरस आके पहले इस जेनेटिक मटेरियल को कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये कहता है कि आपके पास कौन सा जेनेटिक मटेरियल, वो कहता है हमारे पास तो RNA है, तो वो कहता है न्यूक्लियस के अंदर आप नहीं आ सकते हैं। तो फिर यहाँ पर ये रेट्रोवायरस जो हमारा RNA है ये क्या करता है, वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब देखिए अगर आपको याद है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर सेंट्रल डोग्मा के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि एड्स के अंदर हम पढ़ेंगे। सेंट्रल डोग्मा में क्या था कि DNA से RNA बनने का प्रोसेस होता है वो ट्रांसक्रिप्शन होता है, बट RNA से DNA जब वापस बनाते हैं तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। वहाँ पे जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, जिसकी वजह से ये जो है वो RNA अपना DNA बना लेते हैं। अब ये जो वायरल DNA है वो जाता है जेनेटिक मटेरियल के पास में और कहता है कि क्या मैं अब अंदर आ सकता हूँ, वो कहता है हाँ आ सकते हो। अब जैसे न्यूक्लियस के पास में आता है इसकी सारी मशीनरी यूज करने लगता है, और यहाँ पर क्योंकि ये इन्फेक्टेड DNA इसने बनाया, क्योंकि ये तो मेन जो DNA इसका जो भी बना है वो तो अब भी इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन DNA से वापस ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बनाएगा, RNA। अगर यहाँ पर DNA ही वायरस वाला इन्फेक्टेड है तो RNA भी कौन सा बनेगा, इन्फेक्टेड बनेगा। तो अब यहाँ पर क्या कहता है, देखिए न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल। तो यहाँ पर इस न्यूक्लियस का सारा कुछ मटेरियल यूज करता है और यहाँ पर वापस क्या बनाता है, RNA बनाता है, इन्फेक्टेड RNA। और ये जो न्यू वायरस है वो क्या बना लेते हैं, आपके अलग अलग जगह अटैक करने लगते हैं, हेल्पर टी, लिम्फोसाइट वगैरह पे। यहाँ पे लिखा है न्यू वायरस कैन इन्फेक्ट अदर सेल, और ये जाके आगे मतलब ये एक तरह से एक फैक्ट्री बन जाती है जहाँ पे ये बार बार नए जो है वो वायरस बना के प्रोड्यूस करके आगे भेजता रहता है और चीज़ों को इन्फेक्ट करने के लिए। ये चीज क्लियर होगी। अब यहाँ पे यही चीजें यहाँ पे थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, देखिए आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन वायरस एंट्री इनटू मैक्रोफेज। ये इंपॉर्टेंट है, 2016 वगैरह में क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पर ये किसके अंदर जाता है, मैक्रोफेज में जाता है। वहां पर RNA जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट टू फॉर्म वायरल DNA। RNA से बनाता है DNA विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, कौन सा एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। समझ में आ चुका, क्योंकि वो प्रोसेस ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है तो एंजाइम को नाम दे दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यहाँ पर ये जो वायरल DNA है वो आपका होस्ट सेल के DNA के साथ में डायरेक्ट करके वहां पे वायरस प्रोड्यूस करता है। ये चीज क्लियर होगी। तो क्योंकि यहां पर ये मैक्रोफेज के अंदर एंटर करा था और अब ये जो मैक्रोफेज वाली पूरी जो मशीनरी है वो यूज कर रहा है आपका रेट्रो वायरस, HIV वायरस। तो यहां पर ये जो मैक्रोज है वो कंटिन्यू वायरस को प्रोड्यूस करने लगेगा और एक तरह से ये HIV फैक्ट्री बन जाएगी जहां पर बहुत सारे वायरस बन रहे हैं इस मैक्रोफेज के अंदर। अब ये जो HIV वायरस है वो एंटर करेगा हेल्पर टी लिम्फोसाइट के अंदर। एंटर इनटू कहां पर करेगा, हेल्पर टी लिम्फोसाइट के अंदर। वहां पर वापस रेप्लिकेट करेगा और न्यू प्रोजेनी वायरस वगैरह वहां पर भी प्रोड्यूस करने लगेगा और धीरे धीरे होगा क्या, यहां पर ब्लड को अटैक करेगा और जो अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट है उनका नंबर काफी कम कर देगा। लिखा हुआ है दिस रिपीटेड लीडिंग टू प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, यानी हेल्पर टी लिम्फोसाइट के नंबर कम कर देगा और धीरे धीरे इम्यूनिटी जो है वो कम होती जाएगी किसी भी एक पर्सन की। इस टाइम पे होगा क्या, जो पर्सन है वो सफर करने लगेगा बाउट्स ऑफ फीवर, यानी बार बार उसको फीवर आने लगेगा, डायरिया होने लगेगा, वेट लॉस होने लगेगा। और यहाँ पे ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ द हेल्पर लिम्फोसाइट, क्योंकि अब जो हेल्पर लिम्फोसाइट है उनकी कमी हो चुकी है तो यहाँ पे पर्सन स्टार्ट कर देगा अदर इन्फेक्शन से, यानी अब उसको कोई भी इन्फेक्शन होने लग जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिसको एड्स हो जाता है वो एड्स से नहीं अदर डिजीज से उसकी डेथ होती है, बिकॉज ये इम्यूनिटी को जो है वो स्प्रेस कर देता है, इम्यूनिटी को किल कर देता है, उसकी कमी कर देता है, इसलिए उसे एक नॉर्मल डिजीज भी होगी उसका भी क्योर नहीं हो पाएगा। तो यहां पर होगा क्या, यहां पर उसके बाद में अदर जो बैक्टीरिया स्पेशली माइकोबैक्टीरियम, वायरस, फंजाई और एवन जो पैरासाइट है टैक्सोप्लाज्मा वगैरह,
उससे उनको अलग अलग डिजीज हो जाएगी और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। यहाँ तक ये जो पैराग्राफ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से AIPMT 2005 में, 2006 में, 2010 में और उसके बाद में नीट 2015 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। और ये जो माइकोप्लाज्मा वाला जो बैक्टीरिया वाला है यहाँ से 2011 और 2014 में क्वेश्चन आ चुका है, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर किसी को हो चुका है तो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज के अंदर हम उसको कैसे डायग्नोज करेंगे। देखिए, ए वाइडली यूज डायग्नोस टेस्ट होता है एड्स के लिए एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इलीसा टेस्ट इसको बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बात करें, बट आप याद रखना यहाँ पर जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इसका टेस्ट होता है। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल, यहाँ पर ट्रीटमेंट जनरली है नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसको प्योरली जो है वो अफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर केवल पार्शली इफेक्टिव जो है वो एंटीवायरल ड्रग्स उसको दी जाती है, जो केवल और केवल प्रोलॉन्ग कर देती है जो आपके टाइम पीरियड होता है लाइफ को उसी को, बट वहाँ पर पेशेंट की जो डेथ है वो परमानेंटली होनी ही होनी है। वैसे तो डेथ सभी की होनी है, बट इस केस में जल्दी हो जाती है इसलिए। तो यहाँ पर सिंपल एक चीज़ बोली जाती है कि यहाँ पर जो आपका डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, और यहाँ पर एक सिंपल बोला जाता है कि यहाँ पर अगर किसी चीज़ का जो है वो क्योर नहीं है, तो यहाँ पर अगर किसी चीज़ का क्योर नहीं है तो वहाँ पर आपको चीज़ों को संभाल के करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए एड्स इज नो क्योर, यहाँ पर कोई भी क्योर नहीं है, तो प्रिवेंटेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। तो प्रिवेंट करिए अपने आप को जितना हो सके, बिकॉज मोर एवर HIV इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड ड्यू टू द कॉन्शियस बिहेवियर, ज़्यादातर ये कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न की वजह से बोलता है, एंड नॉट समथिंग दैट हैपन इनएडवर्टली। ऐसे नहीं है कि कहीं से भी कैसे भी आपको एड्स हो जाएगी, अगर आपको बिहेवियर पर कंट्रोल है तो आपको नहीं होगी। क्लियर, मतलब किसी भी एक पर्सन को नहीं होगी। लाइक न्यूमोनिया और टाइफाइड, ऐसा नहीं कि न्यूमोनिया टाइफाइड की तरह कहीं से भी स्प्रेड होकर आ जाती है। ऑफ कोर्स इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट, न्यू बोर्न मदर एक्सेट्रा में टेक प्लेस ड्यू टू द पुअर मॉनिटरिंग। मतलब अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन HIV वाले का कर दिया या न्यू बोर्न में भी हो गया तो वो पुअर मॉनिटरिंग की वजह से हो सकता है। बाकी ऐसी चीज़ें जिन पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे ओनली एक्सक्यूज हो सकता है कि यहाँ पे इग्नोरेंस अगर कर दो तो, सो इसीलिए डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। तो हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसको नाको बोलती हैं, और भी बहुत सारे NGO वगैरह हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, वो एजुकेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम पीपल को कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। मेकिंग ब्लड, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रोग्राम्स होते हैं जिसके द्वारा यहाँ पर एजुकेट किया जाता है। फर्स्ट है मेकिंग ब्लड फ्रॉम द ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम द HIV, कि जो ब्लड बैंक्स के अंदर ब्लड है उसको HIV से सेफ किया जाए। इंश्योरिंग द यूज़ ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल है उनका यूज़ किया जाए। पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल क्लिनिक वगैरह के अंदर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम, कंट्रोलिंग ड्रग्स एब्यूज, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप ऑफ फॉर द HIV जो भी ससेप्टेबल पॉपुलेशन है उसके अंदर, ये सब कुछ यहाँ पे करने चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट है कि इन्फेक्शन विद HIV और हैविंग एड्स इज समथिंग दैट नॉट बी हिडन। अगर किसी को HIV या एड्स हो जाती है तो ऐसा नहीं कि वो हिडन हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अदर पीपल जो है उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ये एक इन्फेक्टियस डिजीज है इसीलिए। तो HIV इन्फेक्टेड पीपल नीड हेल्प एंड सिंपैथी इंस्टेड ऑफ बीइंग शन्ड बाय सोसाइटी। तो सोसाइटी को यहाँ पे शन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको यहाँ पर सिंपैथी और उनको हेल्प चाहिए यहाँ पर। अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइज इट इज ए प्रॉब्लम टू डेल्ट विद इन कलेक्टिव मैनर, द चांस ऑफ वाइड स्प्रेड ऑफ द डिजीज इंक्रीज मैनीफोल्ड। तो जब तक सोसाइटी इसको ऐसे नहीं सोचेगी कि ये एक प्रॉब्लम है और इसको कलेक्टिवली हमें जो है वो सोल्व करना पड़ेगा, अगर ये नहीं होगा तो पीपल के अंदर क्या होगा कि अगर मैंने किसी को बता दिया तो वो मेरे प्रति घृणा करने लगेगा। इसलिए ज़्यादातर जो पीपल्स हैं जिनको HIV एड्स वगैरह वो बताते ही नहीं है इस वजह से, और इस वजह से अगर वो बताते नहीं है तो उसके स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में। तो कैंसर जो मोस्ट ड्रेडेड डिजीज है ह्यूमन बींग्स के अंदर, और ये सबसे यहाँ पे ये भी लिखा है एनसीईआरटी में कि इज ए मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब, यानी इस डिजीज से सबसे ज्यादा जो वो डेथ होती है ऑल ओवर द ग्लोब। मोर देन ए मिलियन जो इंडियन है वो सफर कर रहे हैं कैंसर से, और लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं उनमें से डाई भी हो जाते हैं एनुअली। अब यहाँ पर रिसर्च होती है बायोलॉजी के अंदर और मेडिसिन के अंदर बहुत ज़्यादा, जिसमें ये मैकेनिज्म देखे जाते हैं कि कैसे एक नॉर्मल सेल जो होता है वो कैंसर और ऑर्गोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन जो वो कर जाता है, और इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं और कैसे इस डिजीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा बायोलॉजी के अंदर रिसर्च हो रही है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर होता क्या है, क्या कुछ होता है। तो सिंपल समझिए, हमारी बॉडी के अंदर होता क्या, ये तो सभी को पता है कि एक ह्यूमन जो लाइफ होती है उसकी स्टार्ट होती है लाइफ किससे, एक सिंगल सेल से उसकी जो लाइफ होती है वो स्टार्ट होती है। क्लियर है? जाइगोट से। उसके बाद में वो बहुत सारे मल्टीपल सेल के अंदर डिवाइड होती है, और वो जो सेल होते हैं वो स्पेसिफिक हो जाते हैं, यानी वहाँ पर डिफरेंशिएशन हो जाता है और उसी के हिसाब से अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये तो हमें पता है कि हमारी बॉडी में जब सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन जो प्रॉपर्टी होती है वो हाईली कंट्रोल होती है, यानी कितना ऑर्गन बनाना है, किस साइज में बनाना है, किस शेप में बनेगा, कितना डिफरेंशिएट होगा, कितना सेल डिवाइड होगा, वो एक हाईली कंट्रोल एंड रेगुलेटेड होती है।
इन कैंसर सेल में क्या होता है, कैंसर सेल के अंदर होता है देयर इज ए ब्रेक डाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म, यानी ये जो डिवाइड होने वाला और डिफरेंशिएट होने वाला जो मैकेनिज्म है कैंसर सेल के अंदर ये ब्रेक डाउन हो जाता है। अब जो नॉर्मल सेल होते हैं, जहां पर कैंसर सेल नहीं है, नॉर्मल सेल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। काफी इंपॉर्टेंट है, AIPMT 2012 में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखिए वो क्या होती है। ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या प्रॉपर्टी होती है, ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो भी एक नॉर्मल सेल के अंदर जो अदर सेल कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वहां पर उनकी अनकंट्रोल जो ग्रोथ होती है उसको इनहिबिट कर दिया जाता है। मान लीजिए ये एक सेल है और इसके आसपास ये सेल है, तो ये आसपास के सेल क्या करेंगे, इस सेल को जो वो अनकंट्रोल ग्रोथ नहीं करने देंगे, यानी कंट्रोल्ड ग्रोथ रहेगी। इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी कॉन्टैक्ट में आकर उसको इनहिबिट कर देते हैं। बट कैंसर सेल के अंदर ये जो प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली, ये लॉस्ट हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो कंटिन्यू डिवाइड करते रहते हैं और ये क्या बना देते हैं, मास ऑफ सेल बना देते हैं, जिसको बोलते हैं ट्यूमर। मास ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। अब ये जो ट्यूमर है वो 2 टाइप से हो सकते हैं, एक होता है आपका बेनिग्न और एक होता है आपका मैलिग्नेंट। सबसे पहले बात करते हैं बेनिग्न की। तो बेनिग्न यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली एक ही जगह पे ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है, इन रिमेन कॉन्फ्लिक्ट टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, यानी जहां पर ये बना है ये वहीं पर रहेगा और कहीं पर भी स्प्रेड नहीं करेगा अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और बहुत ही लिटिल डैमेज करता है ये एज कंपेयर टू मैलिग्नेंट। वैसे तो ट्यूमर है, ट्यूमर डैमेज तो करेगा, बट एज कंपेयर टू मैलिग्नेंट जो बेनिग्न जो हमारे ट्यूमर होता है वो काफ़ी कम डैमेज करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर की। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, मास ऑफ प्रोलाइफरेटिंग सेल्स। प्रोलाइफरेटिंग क्या होता है, प्रोलाइफरेटिंग होता है जो डिवाइड करेंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे, उनको क्या बोलते हैं, प्रोलाइफरेटिंग बोलते हैं। यानी यहाँ पर ये नियोप्लास्टिक या फिर ट्यूमर सेल क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर मैलिग्नेंट के पास में ट्यूमर में अदर हैंड यहाँ पे मास ऑफ प्रोलाइफरेटिंग सेल होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं जो डिवाइड करते हैं। और ये जी सेल क्या करते हैं, जो नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल है ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं वेरी रैपिडली, और यहाँ पर ये डैमेजिंग करते हैं सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू को। मतलब अगर यहाँ पर ये आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो इसके पास वाले जो नॉर्मल जो सेल्स है या नॉर्मल जो टिश्यू है उसको भी ये डैमेज करेंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है सेल डिवाइड जब करेगा तो वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और इतनी एनर्जी नहीं होगी इनके पास में कि ये कंटिन्यूसली डिवाइड कर पाए, तो वो एनर्जी कहाँ से फुलफिल करेंगे, जो नॉर्मल टिश्यू होगा उसकी एनर्जी लेंगे। तो इसीलिए तो यहाँ पर ये चीज़ आगे लिखी हुई है एनसीईआरटी में। यहाँ पर होता है कि एज दी सेल एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो दे ऑल्सो स्टार द नॉर्मल सेल बाय कंपीटिंग देयर वाइटल न्यूट्रिएंट्स। तो जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिवाइड करने वाले सेल ले लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो नॉर्मल टिश्यू होता है वो भी क्या होता है, डैमेज होता है। सेल सेलेक्ट फ्रॉम सच ट्यूमर रीच डिस्टेंट साइट थ्रू द ब्लड। अब यहाँ पर जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है इसमें ये कितना ज़्यादा खतरनाक है, ये ऐसे समझिए कि जब एक बड़ा ट्यूमर बन जाता है तो कुछ उसमें से कुछ एक पार्ट जो होता है वो अदर पॉइंट पर, अदर साइट पर भी पहुंच जाता है ब्लड के थ्रू, और वेयर एवर दे गेट लॉज इन द बॉडी, और जहाँ कहीं पर भी वो रुकते हैं दे स्टार्ट ए न्यू ट्यूमर देयर, और वो वहाँ पर एक नया ट्यूमर बनाने लग जाते हैं। ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। ध्यान से रखिए, इसको क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। एनिमल किंगडम के अंदर हम पढ़ते हैं मेटाजेनेसिस, वो अलग है, ये मेटास्टेसिस अलग है। AIPMT 2009 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, तो ये याद रखें। यही जो है वो मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट ट्यूमर की। इसलिए क्यों, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, जबकि बेनिग्न जो ट्यूमर था वो आपका एक जगह पर ही रहता है। अब कोज ऑफ कैंसर, यानी एक नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में जो है वो कन्वर्ट करने में किन किन चीज़ों का रोल रहता है। तो यहाँ पर फिजिकली, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं जो एक नॉर्मल सेल को कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और वो जो एजेंट है वो कहलाते हैं कार्सिनोजेंस। क्या कहलाते हैं, कार्सिनोजेन कहलाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल के अंदर आती है आपकी रेडिएशन, एक आती है आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसे आपकी एक्सरे हो गई, गामा रेज हो गई, ये होती है आपकी क्या, आयोनाइजिंग रेडिएशन, और ये एक नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर आती है आपके अल्ट्रा वायलेट रेज। जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है वो क्या कर सकती है, डीएनए को डैमेज कर सकती है। जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है वो डीएनए को डैमेज कर सकती है, और वहां पर आपके नॉर्मल सेल जो वो नियोप्लास्टिक यानी जो आपके कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल कौन से हैं। तो केमिकल हो सकते हैं कार्सिनोजन लाइक टोबैको। टोबैको स्मोक के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो लंग कैंसर हो सकता है। फिर हम बात करते हैं फिर बायोलॉजिकल एजेंट्स कौन से होते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे वायरस भी होते हैं जो कैंसर को कोज करते हैं, और ऐसे वायरस जो कैंसर को कोज करते हैं उनको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। उनको क्या बोलेंगे, ऑन्कोजेनिक वायरस। और इन वायरस के अंदर जो जीन्स होते हैं उनको बोलते हैं वायरल ऑन्कोजीन्स।
उनको क्या बोलेंगे, वायरल ऑन्कोजीन्स। क्लियर है। इस टाइप के और भी जो जीन्स होते हैं, अदर सेवरल जीन्स भी हो सकते हैं जो एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उस सेल को क्या कर सकते हैं, नॉर्मल सेल से कैंसर सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो जो जीन्स कहलाते हैं उनको बोलते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन्स। याद रहे, ये जो वायरल ऑन्कोजीन्स है वो वायरस के अंदर वाले प्रेजेंट है, एक नॉर्मल के अंदर भी हो सकते हैं कुछ ऐसे जीन, उनको बोलते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन्स, सी ऑन्को या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी बोलते हैं। ये आइडेंटिफाई किए गए हैं नॉर्मल सेल के अंदर। जब वो एक्टिवेट होते हैं सर्टेन कंडीशन में तो ये आपके ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। कौन, सेलुलर ऑन्कोजीन्स या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स वाले पॉइंट। क्लियर है। ओके, अब हम बात करते हैं यहां पर, ये तो हो गए कोज, कैसे कैंसर होता है। अब डिटेक्ट या डायग्नोज कैसे करेंगे कि कैंसर हो चुका है। तो अर्ली डिटेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है कैंसर के अंदर। अगर ये अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो ये जहां पर ट्रीट हो सकता है सक्सेसफुली, ज्यादातर केसेस में जो है वो कैंसर सक्सेसफुली ट्रीट हो सकता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, यहां पर 2-3 चीजें की जाती है। पहला है बायोप्सी या फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी की जाती है। किस केस में, यहां पर टिश्यू या फिर ब्लड के केस में। और बोन मेरो स्टडी की जाती है अगर वहां पर यह देखा जाता है कि बोन मेरो के अंदर जो सेल काउंट है अगर वो बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ रहे हैं, इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया। अब ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया होता है ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर। तो यहाँ पर ब्लड सेल्स काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ चुके हैं तो वहां पे बोन मेरो की स्टडी करनी पड़ेगी कि वहां पे नंबर ऑफ सेल्स जो वो इंक्रीज हो चुके हैं। बात करते हैं बायोप्सी या फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल। इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक जो पीस है, ऐसा लग रहा है किसी भी टिश्यू के अंदर कि यहाँ पर कैंसर हो सकता है, तो उस टिश्यू का एक सस्पेक्टेड जो पीस है उसको बाहर निकाला जाता है, थिन सेक्शन के अंदर स्टेन किया जाता है और फिर माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया जाता है। उसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, एक पैथोलॉजी के द्वारा। और फिर तब पता लगाया जाता है कि वहां पे नॉर्मल ग्रोथ हो रही है या फिर कैंसरस ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी जहां पर हम एक्सरे का इरेज कर सकते हैं, सीटी स्कैन जिसको कंप्यूटेड टोमोग्राफी बोलते हैं, एमआरआई जिसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं। ये भी कैंसर को डिटेक्ट करने में, इंटरनल ऑर्गन के कैंसर को डिटेक्ट करने में काफी इंपॉर्टेंट है। AIPMT 2010 में यहां से क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यहां पे तो हमें पता है रेडियोग्राफी सिंपल एक्सरे यूज होता है। सीटी दैट इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी में क्या होता है, यहां पर भी हम एक्सरे ही यूज करते हैं, बट यहां पर जनरेट किया जाता है 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। जो भी इंटरनल ऑर्गन है उसका एक 3 डायमेंशनल इमेज बनाया जाता है सीटी टोमोग्राफी के अंदर। फिर एमआरआई के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, उनको एक्यूरेटली यूज किया जाता है पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज इन द लिविंग टिश्यू। किसी लिविंग टिश्यू में पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल क्या चेंज हुआ है उसको डिटेक्ट करने के लिए एमआरआई की जाती है। क्लियर है। ये तो हो गई हमारे पास में कुछ टेस्ट। इसके अलावा और भी होते हैं। फर्स्ट हम एंटीबॉडीज काउंट कर सकते हैं। एंटीबॉडी अगेन कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, कोई कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेगी, तो इससे भी हम जो वो सर्टेन कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मोलिकुलर बायोलॉजी यानी आपका जेनेटिक लेवल पर जो है उनको हम कुछ एक डिटेक्ट कर सकते हैं, जीन वगैरह एक इंडिविजुअल के अंदर जो इनहेरिटेड होते हैं, ससेप्टेबिलिटी टू सर्टेन कैंसर। कुछ एक ऐसे कैंसर होते हैं जो इनहेरिटेड होते हैं, मतलब पेरेंट्स से आगे जो बेबी वगैरह है उनके अंदर जा सकते हैं, तो उसके अंदर क्या हो सकते हैं, वैसे डिटेक्ट जीन कर सकते हैं। क्लियर है। ऐसे जीन्स काफी हेल्पफुल होते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन विच प्री डिस्पोज एन इंडिविजुअल टू सर्टेन कैंसर, यानी ऐसे जीन जो एक इंडिविजुअल को कैंसर करवा सकते हैं, ये अगर हमें पहले ही आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो वहां पर उस कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। क्लियर है। सच इंडिविजुअल में बी एडवाइज टू अवॉइड एक्सपोजर टू पर्टिकुलर कॉन्सिजन, तो उसको सबसे पहले ये एडवाइस कर दिया जाएगा कि वो जो कॉन्सिजोन्स हैं जिनसे कैंसर हो सकता है वो उनको अवॉइड करें, विच दे आर ससेप्टेबल, एग्जाम्पल टोबैको स्मोक फॉर द लंग कैंसर। ये हो गया हमारे पास में कि डिटेक्ट कैसे करेंगे, कैसे होता है कैंसर, क्या चीज़ है कैंसर। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर को कई चीज़ों से ट्रीट किया जा सकता है, सर्जरी से, रेडिएशन थेरेपी से या फिर इम्यूनोथेरेपी से। सबसे पहले बात करती है रेडियोथेरेपी। वहाँ पे क्या होता है, जो नॉर्मल सेल होता है उसको इरेडिएट किया जाता है लीथली, यानी उसको किल किया जाता है, बट उस टाइम पे ये प्रॉपर ध्यान रखा जाता है कि जो नॉर्मल टिश्यू है सराउंडिंग द ट्यूमर सेल वो बिल्कुल सेफ रहें। ये तो होता है किसके अंदर, आपकी रेडियोथेरेपी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीमोथेरेपी के बारे में। तो कीमोथेरेपी में क्या होता है, बहुत सारी कीमोथेरेपी ड्रग जो होती है वो दी जाती है जहाँ पे कैंसर सेल को डेड किया जा सके।
क्लियर है। सम ऑफ दी स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर, कुछ ऐसी कीमोथेरेपी, कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो पर्टिकुलर ट्यूमर के लिए स्पेसिफिक भी होती है। बट यहाँ पर जो ज़्यादातर जो ड्रग्स दी जाती है उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं, लाइक हेयर लॉस हो गया, अनीमिया वगैरह हो गया, ये जो है उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। बट ज़्यादातर जो कैंसर होते हैं वो कॉम्बिनेशन सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी तीनों के कॉम्बिनेशन के द्वारा जो है वो ट्रीट की जाती है। ट्यूमर सेल हैव शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय द इम्यूनो सिस्टम। अब ये भी पता है कि ट्यूमर सेल जो होते हैं वो आपके इम्यूनो सिस्टम जो होते हैं उसको क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पर पेशेंट को जो है वो बाहर से सब्सटेंस दिए जाते हैं जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल अल्फा इंटरफेरॉन, हमने पढ़ा था इंटरफेरॉन जो होता है वो इस टाइप में जहाँ पे डिवाइड वगैरह कर रहे हैं या फिर वायरल अगर कुछ हो गया तो उसमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी अल्फा इंटरफेरॉन दिया जाता है, जब वो एक्टिवेट होती है तो वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं और जो ट्यूमर होता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये सब कुछ थे किसके बारे में, कैंसर के बारे में। ओके, हमारा लास्ट टॉपिक है ड्रग्स एंड एल्कोहल का एब्यूज़, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनका एब्यूज़ किया जाता है ड्रग्स एंड एल्कोहल का। ये बहुत सारे सर्वे और स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि ड्रग्स और एल्कोहल जो खासकर यूथ के अंदर जो है काफ़ी एब्यूज़ होने लगी है और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कोज है, कंसर्न है यहाँ पर। इसकी वजह से बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकते हैं यूथ के लिए। तो यहाँ पर इसीलिए जो यूथ के लिए प्रॉपर एजुकेशन और गाइडेंस काफ़ी ज़रूरी है ताकि वो इन चीज़ों से जो है वो डेंजरस बिहेवियर पैटर्न वगैरह से बच पाए और यहाँ पर एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर पाए। क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पर 3 ड्रग्स के बारे में जो है वो डिटेल में बताया गया है। द ड्रग्स विच आर कॉमनली एब्यूज, जो ज़्यादातर एब्यूज की जाती है वो ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स है। ज़्यादातर ये ऑब्टेन होती है फ्लावरिंग प्लांट से और या फिर कुछ एक ऑब्टेन होती है फंजाई से। सबसे पहले बात करते हैं एक एक करके। पहली जो बात करने वाले ओपियोइड ड्रग्स के बारे में। ओपियोइड जो ड्रग्स होती है वो रिसेप्टर, एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होती हैं किसके अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर उन रिसेप्टर के साथ में बाइंड कर जाते हैं। कौन, ओपियोइड ड्रग्स। क्लियर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है हेरोइन, जिसको हम कॉमनली स्मैक भी बोला जाता है, ये केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। क्या है ये, डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। वाइट कलर में ऑर्डरलेस और बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड स्ट्रक्चर होता है और ये ऑब्टेन किया जाता है किससे, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2018 और 2019 में ओपियोइड से क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको याद रखना। और ये जो डायग्राम दिया हुआ है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉर्फिन, यहाँ से AIPMT 2012 में क्वेश्चन आ चुका है। साथ में ये पॉपी प्लांट है, ये भी आप देख सकते हो। और ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं लेटेक्स। इसको क्या बोला जाता है, लेटेक्स बोला जाता है ये वाले पोर्शन को। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो आपका, जिसको हम हेरोइन बोल सकते हैं, स्मैक बोल सकते हैं, ये क्या है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन कंपाउंड होता है। और इसको ऑब्टेन कैसे किया जाता है, जो मॉर्फिन होता है उसको एसिटाइल किया जाता है, यानी एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। अब इसको निकाला कहाँ से जाता है, इसको निकाला जाता है लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट। जो पॉपी प्लांट है उसके लेटेक्स से, जो अभी डायग्राम के अंदर दिखाया था, जिसको बोलते हैं पेपेवर सोमनीफेरम, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है। ज़्यादातर इसको लिया जाता है बाय द स्नोटिंग इंजेक्शन। हेरोइन ये एक डेप्रेसेंट है जो स्लो डाउन कर देती है बॉडी फंक्शन को। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैनाबिनोइड ड्रग्स के बारे में। ये जो है वो ग्रुप आता है, ये इंटरेक्ट करता है कैनाबिनोइड रिसेप्टर के साथ में। वो आपके ओपियोइड रिसेप्टर, जो स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर CNS के अंदर और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर थे, उसमें ओपियोइड कर रहा था। और यहाँ पे कैनाबिनोइड जो वो कैनाबिनोइड रिसेप्टर के साथ में इंटरेक्ट करता है। और ये प्रेजेंटली कहाँ पर होता है, ब्रेन के अंदर। ये प्रेजेंट होता है प्रिंसिपली इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर कैनाबिनोइड रिसेप्टर होते हैं, उनके साथ में ये इंटरेक्ट करता है। नेचुरल कैनाबिनोइड की बात करें तो ये ऑब्टेन्ड होता है इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सैटिवा। ये एग्जाम्पल है कैनाबिस सैटिवा, ये इसकी लीफ दी गई है, इसके इन्फ्लोरेसेंस से ऑब्टेन होता है कैनाबिनोइड। नेक्स्ट बात करते हैं द फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड द रेजिन ऑफ द कैनाबिनस प्लांट आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोड्यूस मैरिजुआना, हैशिश, चरस एंड गांजा। यानी यहाँ पर जो कैनाबिस सैटिवा जो प्लांट है उसके फ्लावर टॉप से, उसकी लीफ से और उसके जो रेजिन वगैरह होती हैं उनसे अलग अलग प्रकार की जो वो ड्रग्स ऑब्टेन की जाती है, जैसे मैरिजुआना हो गया, हैशिश, चरस, गांजा वगैरह, ये सब कैनाबिनोइड के अंदर आ जाती हैं। और ये जनरली लिए जाते हैं इनहेलेशन या फिर ओरल इंजेक्शन के द्वारा। और ये जो वो अफेक्ट डालती है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर। यहाँ पर ये कैनाबिनोइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया हुआ, ये भी आपका AIPMT 2012 में क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से भी।
क्लियर है। नेक्स्ट हम थर्ड ड्रग की बात करते हैं, वो है कोका एल्कलॉइड, जिसको कोकेन भी बोलते हैं, और ये ऑब्टेंड होती है कोका प्लांट, जिसको बोलते हैं इरिथ्रोजाइलम कोका। इसको क्या बोला जाता है? इरिथ्रोजाइलम कोका, नेटिव टू साउथ अमेरिका। अब ये किसके साथ में इंटरफेयर करती है? ये इंटरफेयर करती है न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, जो डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसके साथ में जो है वो इंटरफेयर करती है। अब आपको पता है डोपामिन आपको क्या करता है? हैप्पीनेस फील करवाता है। अगर आपको डोपामिन ज़्यादा रिलीज होता है तो आपको हैप्पीनेस लगता है, आपका मूड अच्छा अच्छा रहता है। तो ये उसके साथ में करवा रहा है, इसका मतलब ये भी कुछ वैसा ही करेगा। तो कोकेन कॉमनली कोल्ड कोक और क्रैक भी बोला जाता है, ये यूजुअली स्नोटेड की जाती है। इट हैड ए पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करता है, जिसकी वजह से सेंस ऑफ यूफोरिया, यूफोरिया क्या होती है? जो अभी अभी बताई थी, एक फीलिंग होती है जिसमें लगता है कि हैप्पीनेस है। बट ये ड्रग्स वगैरह मैं नहीं मानता, क्योंकि ये सब कुछ टेम्परेरी वगैरह होती है। आप कोई भी ड्रग्स ले लेते हैं, उसका 2 to 3 आवर में वापस नॉर्मल कंडीशन, बैक टू बेसिक, उसी पर्टिकुलर जो प्रैक्टिकल जो लाइफ है वहाँ पर आना ही पड़ता है। ये तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि अपनी सच्चाइयों से दूर भागना है। आप 2 आवर 3 आवर जो है वो कोई भी ये ड्रग्स वगैरह अल्कोहल वगैरह लेते हैं, वो 2 आवर 3 आवर 4 आवर 12 आवर कितना भी मैक्सिमम में पीरियड होगा, उससे अपनी लाइफ से दूर भाग सकता है। बट जैसे ही उसका नशा उतरेगा, जैसे इन केमिकल का असर खत्म होगा, वो वापस अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाएगा और वही चीज़ें उसे करनी पड़ेगी। उससे कितने टाइम दूर भाग सकते हैं ये मुझे नहीं पता। एंड इंक्रीज एनर्जी, उसको लगता है कि एनर्जी उसमें आ गई। एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकेन जो है वो हेल्यूसिनोजन भी कर सकती है। हेल्यूसिनोजन क्या होता है? ऐसा लगता है कि आप किसी अलग, जो आपकी ड्रीम लाइफ जो होती है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उसको आप ड्रीम में जीते रहते हो, उस टाइप का हेल्यूसिनोजन होता है। अदर वेल नोन प्लांट जो हेल्यूसिनोजिक प्रॉपर्टी के साथ आते हैं वो है एट्रोपा, बेलाडोना एंड दतूरा। यहाँ पर दतूरा का प्लांट दिया हुआ है, यहाँ पे ये डायग्राम आ चुका है आपका नीट 2014 के अंदर, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पैराग्राफ है, यहाँ से आपका 2014 और 2019 में आ चुका है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। क्लियर है। अब दीज डेज कैनाबिनॉइड्स जो होती है, वो स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो भी उसको अब्यूज करते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक तीनों ड्रग्स कंप्लीट होती है। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स भी होती है, जैसे बेर्बिरेट्स, एम्फीटेमाइंस या फिर बेंजाडाइएजापाइंस। ये कुछ ऐसी ड्रग्स है आर अदर सिमिलर ड्रग्स दैट नॉर्मली यूज्ड इन द मेडिसिन, ये भी मेडिसिन के अंदर यूज होती है, टू हेल्प द पेशेंट कॉप विद द मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। इंसोम्निया और डिप्रेशन से बचने के लिए इस टाइप की जो वो ड्रग्स दी जाती है अलग अलग पेशेंट को, बट इस टाइम पे इनको भी अब्यूज किया जाता है, यानी ये भी अलग अलग मात्रा में ली जाती है। मॉर्फिन जो एक्चुअल में है वो एक वेरी इफेक्टिव सेडेटिव पेन किलर है, और ये ज़्यादातर उन पेशेंट पे यूज़ की जाती है जो सर्जरी के अंदर जाते हैं। क्लियर है। सेवरल प्लांट, फ्रूट एंड सीड हैव हेल्यूसिनोजिक प्रॉपर्टी हैव बीन यूज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। कुछ ऐसे प्लांट और फ्रूट और सीड वगैरह जिनकी हेल्यूसिनोजिक प्रॉपर्टी होती है, बट वो भी कई सालों से यूज़ किया जाता है फोक मेडिसिन, रिलीजियस सेरेमनी, रिचुअल वगैरह के अंदर ऑल ओवर द ग्लोब। व्हेन दे आर टोकन फॉर द पर्पज अदर देन मेडिसिन, अगर इनको मेडिसिन के अलावा किसी अदर पर्पज के लिए लिया जा रहा है तो उससे क्या होगा? वन इम्पेयर फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कंस्टिट्यूट ड्रग्स एब्यूज। वो किसके अंदर आ जाते हैं? ड्रग्स एब्यूज के अंदर आ जाते हैं। इसी टाइप में एक आता है स्मोकिंग। अब स्मोकिंग जो होता है वो भी एक ऐसी ही बेकार सी चीज़ मैं मानता हूँ। टोबैको हैव बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स मोर देन 400 ईयर। अब आप ये समझिए, ये लगभग 400 से 500 साल पहले हुआ था। तो 400 से 500 साल तो कुछ ज़्यादा टाइम पीरियड है नहीं। आप ये मानिए कि 400 से 500 साल पहले ही जो है वो स्मोकिंग यूज़ हुई थी, ड्रग्स वगैरह, टोबैको वगैरह ज़्यादा यूज़ होने लगे था। तो आप ये मानिए उससे पहले भी तो लाइफ रहती थी ना, तो उससे पहले वाले मर तो नहीं गए थे अगर इनको यूज़ नहीं करे थे। तो आजकल मैं देखता हूँ कि यूथ वगैरह बहुत ज़्यादा ये धुआं निकालने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो क्या कोई ट्रेन वगैरह, गाड़ी वगैरह क्या जो धुआं निकाल रहे हैं बैठ के। इट इज स्मोक च्यूड एंड यूज्ड एज स्नफ। टोबैको कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंस इंक्लूडिंग निकोटिन। इसमें कुछ भी नहीं होता भाई, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो 1% भी यूजफुल हो स्मोकिंग में। यहाँ पे निकोटिन जैसे कुछ ऐसे बेकार से केमिकल होते हैं, और निकोटिन क्या आपका एक एल्कलॉइड होता है। निकोटिन स्टिमुलेट किसको स्टिमुलेट करता है? एड्रिनल ग्लैंड को, एंड रिलीज एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो होते हैं वो रिलीज करते हैं ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। अब आपको भी पता है जब ब्लड सर्कुलेशन जो है वो राइज होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, और उनको लगेगा पता नहीं क्या ही हो गया, क्या ही हो गया, वे कुछ नहीं हुआ, बेकार। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंट्स ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, कोरोनरी आर्टरीज, गैस्ट्रिक अल्सर। ये चीज़ें तो जरूर आपको मिल सकती है स्मोकिंग करने से। यहाँ पर इन चीज़ों का जो है वो कैंसर ऑफ लंग हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, थ्रोट का, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एम्फाइसीमा हो सकती है, और हार्ट डिजीज़ वगैरह, गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह हो सकते हैं टोबैको से। तो ये चीज़ें मिल सकती है किसी को स्मोकिंग करने वाले को। टोबैको चीविंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। जो इनको लेके मुंह में खाते रहते हैं उनको ओरल कैविटी, जुबा कैंसर हो जाएगी उनकी एक दिन। स्मोकिंग इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड। जो स्मोकिंग होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ब्लड के अंदर जो काफ़ी मात्रा में बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में बाइंड नहीं कर पाता है, और
और यहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर। बाकी वही से कुछ लिखा हुआ है कि सिगरेट लेते हुए सबको पता है कि इस पर स्टैच्यूटरी बैन लगा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये इंजीरियस टू हेल्थ वगैरह होती है और ये नहीं लेनी चाहिए, ये तो सबको पता ही है। नेक्स्ट है एडल्सेंस एंड ड्रग्स एल्कोहल एब्यूज। अब एडल्सेंस को आप ये बोल सकते हो कि ये पीरियड भी होता है और एक प्रोसेस भी होता है। अब ये होता क्या है, देखिए जो एक चिल्ड्रन होता है उसमें जो पीरियड होता है बिटवीन टू 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज, उसको बोलते हैं एडल्सेंस पीरियड। उसको क्या बोला जाता है, एडल्सेंस पीरियड बोला जाता है। ये एक तरह से लिंक है चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच के अंदर। अब इसी एडल्सेंस पीरियड के अंदर बहुत सारे मेंटल और फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, और उसी वजह से उसके अंदर आ जाती है क्यूरियोसिटी। अब क्यूरियोसिटी किस लिए, एडवेंचर करना है, एक्साइटमेंट करना है, एक्सपेरिमेंटेशन करना है, बहुत सारे, और यही चीजें मोटिवेट करता है यंगस्टर को। अब इस चीज में एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंट, ये चीजें बुरी नहीं है, ये अगर एक अच्छी तरफ से है, किसी पब्लिक वगैरह के लिए अच्छे के लिए है तो बहुत ही अच्छी है। बट अगर उसी में आप अपनी ही लाइफ को बर्बाद करने लग जाते हो तो ये बहुत बुरी चीज़ है। बट यहाँ पर होता क्या है, मोटिवेट होता है वो खुद एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और उस टाइम पे होता क्या है कि वो एल्कोहल एंड ड्रग्स यूज स्टार्ट कर देता है। जो फर्स्ट यूज होता है वो तो एक्सपेरिमेंट एंड क्यूरियोसिटी की वजह से होता है, बट बाद में क्या होता है कि वो एस्केप करने लगता है जो भी प्रॉब्लम उसको फेस हो रही है। अब उससे भागने के लिए वो इन चीज़ों का यूज़ करता है, पर आपको पता है कि जो लाइफ की प्रॉब्लम उनको फेस करने से वो सोल्व होगी, एस्केप करने से वो सोल्व नहीं होगी। बाद में धीरे धीरे उसमें स्ट्रेस आने लगता है, प्रेशर आने लगता है एकेडमिक्स और एग्जामिनेशन का, और उस वजह से भी क्या होता है कि यंगस्टर जो है वो अल्कोहल एंड ड्रग्स को यूज करना स्टार्ट कर देती हैं। इसके अलावा जो यूथ है, मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि यूथ जो है वो बहुत ही कूल समझता है स्मोक करना, कि मतलब वो धुआं निकाल रहा है ऐसे तो वो बहुत ही अच्छा ही लग रहा है। अब धुआं निकालना, अब गाड़ी में अगर धुआं निकल रहा है तो आप कहते हो बहुत ही बेकार है, और कोई आदमी धुआं निकाल रहा है तो आप कहते हो अच्छा है, कूल लग रहा है। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया भाई। इसके अलावा यहाँ पर इन चीज़ों को जो वो कूल माना जाता है, टेलीविज़न, मूवीज़, न्यूज़पेपर वगैरह जो होते हैं वो भी प्रमोट कर देते हैं कई बार इस टाइप से कि यहाँ पर भैया ये कूल लग रहा है, ये देखो ये हीरो है और ये कूल लग रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। तो ये भी काफ़ी बुरी चीज़ है। बात करते हैं एडिक्शंस एंड डिपेंडेंस की। अब एडिक्शंस क्या होता है, देखिए एडिक्शन इज ए फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट होता है किसी भी एक सर्टन इफेक्ट में। कोई भी एक इफेक्ट हो सकता है, उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाए तो वो एक एडिक्शन कहलाता है। एडिक्शन कई प्रकार से भी हो सकता है। उसमें होता है कि यूफोरिया एंड टेम्परेरी फीलिंग आती है ऑफ वेलबींग। उसमें ऐसा लगता है कि वाह भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है, और एक फॉल्स ऐसा मतलब खुशनुमा माहौल रहता है। अब ये एसोसिएट अगर ड्रग्स एंड एल्कोहल के साथ में हो जाए तो वो ड्रग्स और एल्कोहल का एडिक्शन कहलाता है। क्लियर है। तो इन चीज़ों से भी बाहर निकलने की जरूरत होती है। अब देखिए, विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इंक्रीज। तो जो हमारे रिसेप्टर होते हैं बॉडी के अंदर, उनका टॉलरेंस लेवल भी बढ़ता जाता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स यूज़ करते जाओगे तो उस वजह से वहाँ पर डोजेज जो वो हायर टू हायर करनी पड़ेगी, और उसकी वजह से ग्रेटर इंटेक एंड एडिक्शन जो वो बढ़ता जाता है किसी भी एक पर्सन के अंदर। यहाँ पे एडिक्टिव पोटेंशियल ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल पुल द यूज इनटू विशेष सर्कल लीडिंग टू वेरियस रेगुलर यूज। और उसी वजह से क्या होता है, क्योंकि वो रिसेप्टर का बढ़ चुका है तो वो और लेता रहेगा और लेता रहेगा, और एक सर्कल के अंदर फंस जाएगा कि चलो जब भी कुछ ऐसा हो तो और बार एक बार एल्कोहल एंड ड्रग्स ले ली जाए। अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई पर्सन जो है इससे बाहर निकलना चाहता है, डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट ए कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अनप्लेजेंट विड्रॉल सिंड्रोम। मान लीजिए कोई पर्सन है जो अल्कोहल का एडिक्ट है, अगर वो अल्कोहल कुछ टाइम के लिए छोड़ता है तो उसको होता है विड्रॉल सिंड्रोम। अब विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है, इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल इज एब्रुप्टली डिसकंटिन्यू, यानी अल्कोहल या ड्रग्स जो कंटिन्यू मात्रा में ले रहा था, अगर उसने उसको स्टॉप कर दिया है तो उस टाइम पे जो उसको अफेक्ट आएगा अनप्लेजेंट, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ही बेकार लगेगा, तो उसको बोलते हैं विड्रॉल सिंड्रोम। इस टाइम पे होता है क्या, एंजाइटी होती है, शेकीनेस होती है, नोजिया, स्वेटिंग वगैरह होती है, और यहाँ पर अगर उस चीज़ को रिज्यूम कर दिया जाए, वापस अल्कोहल ले दिया जाए तो ये सिम्टम चले जाते हैं और उसको लगता है कि वापस से सब कुछ अच्छा हो गया। तो इस टाइप का कहलाता है क्या, विड्रॉल सिम्टम। विड्रॉल सिम्टम इवन लाइफ थ्रेटनिंग एंड पर्सन में नीड मेडिकल सर्विस। काफ़ी टाइम ये बहुत ज़्यादा हो सकती है और वहाँ पे मेडिकल की हेल्प भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज। यहाँ पर किस किस चीज़ का इफेक्ट हो सकता है। यहाँ पर होता क्या एक्चुअल में, फॉर्म द रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म एंड वायलेंस। जो भी ये चीज़ें लेते हैं उन पर्सन के अंदर ये चीज़ें आ जाती है, मतलब उनका बिहेवियर रेकलेस हो जाता है, वैंडलिज्म और वायलेंस वगैरह काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर एक्सेसिव मात्रा में ड्रग्स वगैरह ले ली जाए तो उससे कोमा में भी जा सकता है और डेथ भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी फेलियर या हार्ट फेलियर या फिर सेरिब्रल हेमरेज के वजह से भी उनकी डेथ भी हो सकती है। और ऐसे केसेस होते भी हैं जो टीनेज के अंदर होते हैं, जो ऐसी चीज़ें हाई मात्रा में लेते हैं। तो कई बार आपने न्यूज़पेपर वगैरह न्यूज़ में सुना होगा, बट ऐसी न्यूज़ कहाँ दिखाएंगे, टीआरपी से मतलब है न्यूज़ चैनल वालों को, तो भी तो वो इसमें ये चीज़ें नहीं दिखाई जाती है ज़्यादातर। बट ऐसा भी होता है कि किसी जो पर्सन होता है उसके इन चीज़ों की वजह से भी डेथ हो जाती है।
अब यहाँ पे देखिए, द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन डेल यूज अमंग द यूथ इंक्लूड द ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर यहाँ पे जो है इन चीज़ों में आ जाता है तो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो गायब हो जाएगी। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल कॉलेज, कोई रीजन नहीं होगा। लैक ऑफ इंटरेस्ट, पर्सनल हाइजीन वगैरह कुछ नहीं होगी। विड्रॉल, आइसोलेशन, डिप्रेशन, फैटिक, एग्रेसिव, रेबलियस बिहेवियर, डिटेरियोरेटिंग रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड वगैरह। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबी, चेंज इन स्लीपिंग, ईटिंग हैबिटेट, फ्लक्चुएशन, वाइट वेट, एपेटाइट वगैरह सब कुछ, मतलब उसका कंप्लीटली बिहेवियर आप ये मान सकते हो कि उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अगर वो एडिक्शन वगैरह उसमें हो चुका है, बहुत ज़्यादा वो अल्कोहल वगैरह यूज़ करने लग गया है। तो क्लियर है। और एक खास चीज़ यहाँ पर लिखी हुई, ये पैराग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो ड्रग्स को इंट्रावेनसली लेते हैं यानी डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं वेन के अंदर एक निडल के थ्रू या सिरिंज के थ्रू, तो वहाँ पर उनके अंदर एक्वायर सीरियस इन्फेक्शन लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस बी का भी जो है वो खतरा बढ़ जाता है। तो ये तो हेपेटाइटिस एड्स के अंदर भी हमने पढ़ा था कि इंट्रावेनसली ड्रग्स लेते हैं उनके अंदर होता है। अब यहाँ पे देखिए, द वायरस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, जो एड्स और हेपेटाइटिस बी के लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो ट्रांसफर हो जाती है 1% टू अनदर बाय शेयरिंग द इंजेक्टेड नीडल एंड सिरिंज। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्ट क्रोनिक इन्फेक्शन एंड अल्टीमेटली फैटल। ये दोनों के दोनों क्रोनिक इन्फेक्शन करते हैं और अल्टीमेटली फैटल होती हैं, दोनों के अंदर डेथ होती है, कोई भी क्योर नहीं इनका। और बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड, ये इन्फेक्टेड ब्लड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वगैरह से भी ये हेपेटाइटिस बी और एड्स हो सकते हैं। ये चीज़ क्लियर होगी वो ओके। अगर अल्कोहल का लॉन्ग टर्म में यूज़ किया जाए तो ये आपको हैवी ड्रिंकिंग एडल्टहुड के अंदर हो जाए तो यहाँ पर अल्कोहल डैमेज क्या करती है, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देती है, इसके अलावा लीवर को भी डैमेज कर देती है, जिसको बोलते हैं सीरोसिस। AIPMT 2012 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। द यूज ऑफ ड्रग्स एंड प्रेगनेंसी विल ऑल्सो नोन द एडवर्सली इफेक्ट द फीटस। अगर कोई प्रेग्नेंट मदर ले रही है तो उसके फीटस में भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट आएगा। अब देखिए साइड इफेक्ट भी होते हैं, ये जो स्टेरॉइड वगैरह ड्रग्स वगैरह के अंदर लेते हैं इनकी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। अगर फीमेल की बात करें तो वहाँ पे मैस्कुलाइनाइजेशन हो जाएगा यानी मेल के कैरेक्टर आ जाएंगे, अग्रेसिवनेस बढ़ जाएगी, मूड स्विंग, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाएगा फेस एंड बॉडी पे, एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, डीपनिंग ऑफ द वॉइस हो जाएगी। अगर मेल की बात करें तो यहाँ पे एक्ने आ जाएगा, इंक्रीज एग्रेसिवनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, मूड स्विंग यहाँ पे भी आएगी, डिप्रेशन हो जाएगा, रिडक्शन साइज ऑफ टेस्टिकल हो जाएगा, स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगा, पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लीवर डिसफंक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, उनका कभी वो फंक्शन, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाएगी, प्री मैच्योर बाल्डनेस हो जाएगी, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह हो सकता है इन चीज़ों से। अगर यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड और परमानेंट अफेक्ट भी ये रह सकते हैं मेल और फीमेल के अंदर, तो इसीलिए इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अब है क्या प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल क्या है, तो सबसे अच्छा बात बोला गया कि प्रिवेंटेशन इज द बेटर देन क्योर। तो क्योर करने से अच्छा है कि उसको प्रिवेंट किया जाए। अब यहाँ पे कुछ एक चीज़ें दी गई है। सबसे पहले अवॉइड अंडर पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर को जितना हो सके जो है वो अवॉइड करना चाहिए। हर एक चाइल्ड जो है वो बोला जाता है कि उसकी अपनी एक खुद की एक पर्सनैलिटी है, रिस्पेक्टेड और नर्चर करना चाहिए उसको अच्छे से, और यहाँ पर उसकी बियॉन्ड हिज हर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे बाहर उसको परफॉर्म ना करवा जाए, चाहे वो स्टडी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, या फिर कोई भी एक्टिविटी हो। और अभी तो आप देख सकते हो धीरे धीरे पेरेंट्स वगैरह भी एजुकेट हो रहे हैं, तो इतना ज़्यादा जो है वो चीज़ें नहीं है। कई बार क्या होते हैं स्टूडेंट खुद पर्सनली लेवल पे बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल नीट का भी एग्जाम है, नीट को भी बहुत सारे स्टूडेंट पर्सनली लेवल ले लेते हैं कि भैया मुझे तो यही चाहिए, इसके बिना तो मेरी लाइफ भी नहीं है। वो भी एक मैं मानूंगा कि खुद का प्रेशर है, वो सेल्फ प्रेशर है। सेल्फ प्रेशर भी आपको इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि लाइफ है, उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा, इसको भी इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। एजुकेशन और काउंसलिंग काफ़ी ज़रूरी है। जिसको भी स्ट्रेस वगैरह प्रॉब्लम वगैरह हो रही है, मैं भी आपको बोलूँगा कि वहाँ पे काउंसलिंग वगैरह होनी चाहिए और एजुकेट होना चाहिए कि यहाँ पर आपके जो प्रेशर वगैरह जो भी चीज़ आप ले रहे हो, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वगैरह जो भी कर रहे हो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करती रहनी चाहिए, स्पोर्ट्स, रीडिंग, म्यूजिक, योगा वगैरह। और एक चीज़ को ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड पीयर्स, पेरेंट्स वगैरह को बताना चाहिए कि आपको ये प्रॉब्लम है और उनसे प्रॉपर एक गाइडेंस मांगनी चाहिए। वो समझ में नहीं आ रही है तो आपने आसपास के दोस्तों को बताना चाहिए, ये सब कुछ आपको पता ही है। लुकिंग फॉर द डेंजर साइन, अगर किसी को लग रहा है कि उसका दोस्त वगैरह या उसके जो सन डॉटर जो भी है वो इस साइन में आ रहे हैं तो उन चीज़ों को नोट करना चाहिए और उनको आसपास में बताना चाहिए और फिर उनको हेजिटेट नहीं होना चाहिए। नॉट हेजिटेट टू ब्रिंग दिस नोटिस टू द पेरेंट्स और टीचर वगैरह को बता देना चाहिए कि भैया ये बात इस बच्चे में दिखाई दे रही है, आप देख लीजिए। अगर वो नहीं करते तो फिर किसी का कोई भी क्या कर सकते हैं। पर्सनल, प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प की भी काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर लॉट ऑफ हेल्प इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ हाईली क्वालिफाइड फिजियोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट एंड डी एडिक्टेड एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम वगैरह भी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी और बहुत सारे NGO वगैरह जो है इनको रन करते रहते हैं ताकि यहाँ पे इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम ना आए और एक परफेक्टली नॉर्मली हेल्थी लाइफ जो है वो बच्चे जी पाएँ और सभी जी पाएँ, मैं तो ये कहूँगा। तो ये सब कुछ है चैप्टर के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।